करके यहाँ आने के लिए। और मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा डिले हुआ। हम लोगों को आप जानते हैं, हम लोग मार्गो के उससे रखते हैं पूरा वगैरह का इशू रहता है, और भी कुछ लॉजिस्टिक इशू था, बट अलहमदिल्ला सब कुछ अरेंज हो गया। और आप लोगों को यहाँ हमने बेसिकली कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए बुलाया है, और इसलिए भी लेटर में जो है वो बायो टीचर्स मैंने मेंशन कर दिया। तो कुछ स्कूल से हम लोगों को ये रिक्वेस्ट आया कि साइंस टीचर रहना ज़्यादा बेटर है। ऑब्वियसली अगर 7-8 तक का हम देखें तो साइंस ही होता है, बहुत ज़्यादा कोर डिफ्रेंशिएट ऐसा नहीं करते। तो इस वजह से हम लोगों ने ये देखा है कि बायो टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना कुछ एक टॉपिक्स पे ज़्यादा बेटर होता है कंपेयर टू साइंस टीचर के, क्योंकि जब 9th-10th में आप देखेंगे बायोलॉजी तो वो पूरा ह्यूमन से डील करता है, लिविंग थिंग्स से डील करता है अच्छी तरह से। तो फिर क्या हो जाता है, कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करना बेटर होता है बायो टीचर्स के साथ। तो हमने आज 3 टॉपिक्स जो है उसको डिस्कस करने के लिए आपको यहाँ पे बुलाया है। मुझे भी पता है कि आप लोग मोस्ट लाइकली ऑल आर कंफर्टेबल इन हिंदी ना। यस। हाँ, दैट इज़ वाई आई एम थिंकिंग कि इंग्लिश में बोलने से अच्छा है कि हिंदी में कम्युनिकेट किया है। तो 3 मेन टॉपिक्स है जिसको हम लोग आज हाईलाइट करने वाले हैं। आपने लेटर में भी देखा होगा। सो द फर्स्ट टॉपिक इज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो कि आज हम लोगों की सोसाइटी में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सेकेंड टॉपिक इज अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड हाउ टू मोटिवेट स्टूडेंट्स कि वो इस फील्ड में आए। एंड द थर्ड टॉपिक इज अबाउट द डिफरेंट करियर ऑप्शंस यू हैव गॉट इन बायोलॉजी, बिकॉज ये एक परसेप्शन बना हुआ है लोगों का कि किसी ने बायो ले लिया तो अब वो डॉक्टर बनेगा। मतलब लोग बोलेंगे तो अच्छा मेडिकल करना चाहते हो काइंड ऑफ, मतलब हम लोग ने भी वो चीज़ सुना है। तो इसलिए हम लोग उस मिथ को तोड़ना चाहते हैं। हम लोग दिखाना चाहते हैं कि और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं विच यू कैन परस्यू एंड दिस थिंग यू कैन कम्युनिकेट टू योर स्टूडेंट। जैसे कुछ लोगों का ये था कि आपको तो स्टूडेंट्स को बुलाना चाहिए इस चीज़ के लिए, तो मैंने वो ट्राई किया। मैंने अपना प्रोग्राम केरला समाज मॉडल स्कूल में किया, मैम लोग को याद हो, और उसके बाद मोतीलाल में हमने किया। फिर और भी स्कूल्स हैं, जैसे मेरे साइड में कबीर स्कूल है, पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी है, वहाँ पे हमने किया। बट हमको रियलाइज हुआ ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि मैं हर स्कूल में जाऊँ उनको भी बहुत सारा दिक्कत होता है, और एवरीवन मतलब वांट्स टू बी, मतलब इनफॉर्मल ना हो जाए कि सर आए और उनको फैमिली मोमेंटो ना दें काइंड ऑफ। तो वो फिर मोमेंटो अरेंज करते हैं, सर्टिफिकेट अरेंज करते हैं, पोडियम ये वो, क्योंकि पता नहीं है ना कौन का बुरा मन जाए, किस बात को उसको अच्छा ना लगे। तो इतना अरेंज करके फिर सेमिनार अरेंज कराना क्या होता है, एट टाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो हमने सोचा कि क्यों ना उन लोगों को बताया जाए जो बच्चों के साथ इस फील्ड में बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, और ऑब्वियसली बायो टीचर्स ही हैं जो हम लोगों को इस तरफ लेके आएंगे। आज मेरी एक टीचर खुद यहाँ पे आएंगी, मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया है। शी इज़ वाइस प्रिंसिपल ऑफ केरला समाज मॉडल स्कूल सुजाता सिंह, और उन्होंने खुद मेरा लाइफ अपसाइड डाउन पलटा है, ठीक है। तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ इस चीज़ को, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि सिंस लास्ट 20 years आई हैव बीन इन टच विद हर। सिंस ऑल माई फेजेस ऑफ MBBS प्रिपरेशन ड्यूरिंग माई MBBS एंड MD आई हैव बीन इन टच विद हर। शी इज़ जस्ट लाइक अ गार्जियन टू मी। मेरा MBBS ये 12th कंप्लीट होकर काफ़ी समय हो चुका है। मैंने मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल से 12th किया, then I graduated from BP Koirala Institute of Health Sciences after securing 7th rank all over India, and after that I did my MD from MGM Medical College, and presently I am posted in Sadar Hospital Khasngar as a senior specialist medical officer, and I am in charge of the non-communicable disease section। और इसलिए भी मुझे लगा कि नहीं, इस टॉपिक को मुझे बायो टीचर्स के साथ शेयर करना चाहिए। सो कमिंग ऑन टू द टॉपिक, मैं आपको बताऊं कि एक टाइम हुआ करता था जब हम लोग कम्युनिकेबल डिजीजेस को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न हुआ करते थे, है ना। मीजल्स है, आपने सुना होगा, पुरानी मूवीज जब आप देखेंगे तो विल कम टू रियलाइज द फैक्ट कि बच्चा यतीम हो गया, कैसे भाई हैजा फैला था, सुना है ना आपने। तो डायरिया फैल गया और पूरा रैम्पेंटली, और हाफ ऑफ द विलेज पॉपुलेशन इज वाइप्ड आउट, है ना, इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। इमेजिन 5 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर डिहाइड्रेशन से लाखों लोग मर जाते थे बहुत बार, तो जब एपिडेमिक टाइप से फैल जाता था। And after the invention of antibiotics, vaccines, oral rehydration therapies, easy access to intravenous fluids and all, इसके कारण जो mortality है वो बहुत घट गया। और इनफैक्ट हमने कम्युनिकेबल डिजीजेस पे इस हद तक कंट्रोल पा लिया है कि आपने अभी रिसेंटली अपने फ्यू ईयर्स में देखा कोविड, जो कि इतना खतरनाक इन्फेक्शन था, द सेकेंड वेव वॉज रियली वेरी डेडली, ठीक है, उसको भी हमने थ्रू वैक्सीनेशन कंट्रोल कर लिया, ठीक है। और जो लोग भी इस पे क्वेरी उठा रहे थे वैक्सीन ऐसा वैसा, सबने वैक्सीन लिया। एंड जो नहीं भी लिया वो क्या है, हम लोगों को हार्ड इम्यूनिटी के लिए 70% चाहिए होता है पेरेंट्स, तो वो 30% वो नहीं भी लेंगे
तो हमने हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर लिया, ट्रांसमिशन ब्लॉक कर लिया हमने, और देखिए कंट्रोल हो गया। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे फोकस घट रहा है और कम्युनिकेबल डिजीजेस पिक्चर में आ रहे हैं, क्योंकि ये डिजीजेज जनरली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के कारण है। ये डिजीजेज जनरली उन कारणों से हैं जिससे कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होते। काशिफ यहाँ भी आप बैठा सकते हो डिजीजेज पिक्चर में आया। सेकंड थिंग, हम लोगों का लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट हो गया है। आज आप अगर रियलाइज करेंगे, मैं छोटा था और मैं अलकबीर पॉलिटेक्निक वाले एरिया में रहा हूँ, मेरा बचपन वहीं कटा है, तो आई हैव सीन अ विलेज लाइफ काइंड ऑफ। तो वहाँ पे मैं देखता था कि उस टाइम में भूल आता था, भूल जानते हैं आप लोग, जो कोयला का चूरन होता है ना, तो उससे जो है ना वो गोला बनाया जाता था और लकड़ी काटा जाता था और नानी लोग उससे चूल्हा चलाती थी, ठीक है। और मेरे यहाँ कुआं था, वेल, और उससे हम लोग पानी भरते थे, ठीक है ना। और मुझे याद है पानी भरने वाला फेज याद है। फिर देन वी गॉट सम मनी एंड ऑल, देन वी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन। फिर मोटर लगा, फिर गैस आया, फिर फ्रिज आया, है ना, फिर मिक्सी, है ना। तो इन सब चीजों से क्या हुआ, ऑब्वियसली आवर लाइफ बिकेम इजियर, है ना। आसानी तो हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। बट देन क्या हुआ कि जो लेबर था हम लोगों का, आज जैसे मुझे एक बाल्टी पानी नहाने के लिए चाहिए, आई जस्ट वेंट टू माई बाथरूम, आई स्विच ऑन द टैप एंड आई गेट 1 बकेट ऑफ वाटर, ठीक है। और पहले क्या होता था, छोटा वाला बाल्टी से 3 बाल्टी निकालना है तो 1 बाल्टी पानी मिलेगा, ठीक है। तो कुछ एफर्ट लग रहा था वहाँ, आज वो एफर्ट खत्म हो गया। फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट निल। आज अगर मेरे भाई या किसी को बोलूं कि जाके सब्जी ले आओ, तो फर्स्ट थिंग आज की स्कूटी है, बाथरूम में स्कूटी है तो ही मैं जाऊंगा। एंड हमको याद है वो फेज जब हम लोग वहाँ अलकबीर के पास से और जाकिर नगर आते थे पैदल ऑटो पकड़ने के लिए, एंड दैट वाज अ कॉमन थिंग। उसमें किसी को ऑकवर्ड नहीं लगता था कि अरे इतना दूर जा रहे हैं चल के। इट वाज अ डे टू डे एक्टिविटी। हाँ वही, ऑनलाइन मंगा ले रहे हैं हम, जो भी खाने का है मंगा ले रहे हैं। स्कूल का वही मैंने फेस ट्रांसफॉर्मेशन देखा। उस टाइम हम लोग जो बच्चे वैन से आते थे ना, उनको बहुत कमजोर मानते थे, बहुत कमजोर। अरे इनके पास ताकत नहीं है साइकिल वगैरह से आने का, ये वो एक्सर्शन ऑटो वाला झेल नहीं सकते, इसीलिए इनके माँ बाप ने इनको वैन में डाल दिया है, ठीक है। और मैंने तो पूरा अपना स्कूलिंग स्टैंडर्ड 12th तक साइकिल से अप डाउन किया। साइकिल से मैं आता था और साइकिल से जाता था। तो वो फिटनेस जो है ना हमारे अंदर रह गया, और मैं देखता हूँ कि उसका एक अंश है, इट्स काइंड ऑफ अ मसल मेमोरी जो रह जाता है आपके अंदर। जो आप क्रिकेट खेलते हो धूप में और जो आप एक्सरसाइज करते हो, वो फिटनेस आपके अंदर रह जाता है। और जो मतलब कि बोलते हैं ना पुरानी दादी लोग के हड्डी में जो ताकत है वो आज हमारे अंदर नहीं है, और हमने जो किया है वो नेक्स्ट जनरेशन में और कम हो गया। लो एक्सपोजर टू सनलाइट, एक्सपोजर टू वीडियो गेम्स। आज बच्चों को, मेरा बेटा को आप फ्री जैसे होगा तो मतलब पार्क में जाना चाहता है, बट अगर मोबाइल दे दो तो दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए फिर उसको, फिर ही वांट्स नथिंग। वो मोबाइल उसके लिए सेल्फ सफिशिएंट। तो इन सब का इफेक्ट क्या हो रहा है लॉन्ग टर्म में, हमारे लाइफस्टाइल का इफेक्ट हम लोगों के डिजीजेस पे आ रहा है। एंड प्रीवियसली जो बीमारियां 50 के बाद हुआ करती थी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये आज आपको 40s 30s में हो रहा है। और एक वैरायटी अभी मैं डायबिटीज का आपसे डिस्कस करूंगा जो 18-20 ईयर्स में हो रहा है, और दैट इज नॉट टाइप 1 डायबिटीज। क्योंकि आप लोग बायोलॉजी टीचर्स, आप लोग जानते हैं टाइप 1 डायबिटीज बहुत अर्ली ऑन हो जाता है, कोई वायरल इन्फेक्शन के कारण बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट दैट इज नॉट टाइप 1 डायबिटीज, दैट इज टाइप 2 डायबिटीज, एंड इज जस्ट द रिजल्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल चेंजेस व्हिच वी हैव मेड। सो कमिंग ऑन टू द टॉपिक, so these are the 4 major non-communicable diseases which we will be discussing: cardiovascular diseases, cancer, respiratory diseases, and diabetes. And there are other many types like dyslipidemia, obesity, rheumatoid arthritis. These are also not communicable, but the incidence of these diseases is quite less compared to these 4 diseases. When you compare the mortality and morbidity associated with these 4 diseases, they stand nowhere. So mainly हमारा फोकस इन 4 बीमारियों पे ज्यादा होगा। तो मैग्नीट्यूड क्या है भाई एनसीडी बर्डन का? These are the currently leading cause of preventable deaths and disability. देखिए, एक पर्सन सपोज इफ ही इज एक्सपोज्ड टू सम नेसेरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया and he gets meningitis and he dies of it, suppose a young person, but that thing we couldn't have prevented much. वो आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे भी ना तो भी आप उसका ट्रांसमिशन बहुत कम नहीं कर सकते। कम्युनिकेबल डिजीज कोई छींक दिया आपके बगल में आके, अब आप क्या लड़ाई करोगे उससे? लड़ भी लोगे तो उसने तो छींक दिया ना, अब तो गया बैक्टीरिया आपके अंदर। तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। और जो मेरा कंट्रोल था वैक्सीन लगवाना, वो हमने बहुत एफर्ट लगा लिया। बट ये वो डिजीज है ना जो कि प्रिवेंटेबल है,
जो हम समझदारी से अपने अंदर चेंजेस लाके, कम्युनिटी के अंदर चेंजेस लाके, अपने नेक्स्ट जनरेशन के अंदर चेंजेस लाके रोक सकते हैं। सेकेंड थिंग, ये 3 मेन जो आपका है उसमें से आपको कार्डियोवैस्कुलर मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज, हाइपरटेंशन। आज अगर आप देखेंगे तो इंडिया का अगर मैं 100 लोगों का ब्लड प्रेशर चेक करूंगा तो मोर देन 30% ऑफ द पॉपुलेशन हैज एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, जो कि बहुत अलार्मिंग फिगर है। और उसके कारण क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता आपका मैक्रोवैस्कुलर चेंजेस होना शुरू होता है, ब्लड वेसल स्टिफ होना शुरू होता है। आप किसी भी पाइप को मान लीजिए एक्स्ट्रा प्रेशर को एक्सपोज करोगे, कंटिन्यूअसली करोगे, तो उसका क्या होता है, थिकनिंग हो जाएगा, मोटा हो जाएगा ना वो, क्योंकि उसको प्रेशर झेलना है, ठीक है, एडेप्टेबिलिटी तो आएगा ना उसके अंदर, और उसके कारण वो स्टिफ हो जाता है। अब उसका फैलने का जो क्षमता था वो घट गया, क्योंकि पतली चीज फैल जाती है, मोटी चीज को फैलाना मुश्किल है। अब क्या होगा, उसका प्रेशर और बढ़ता जाएगा, एंड दिस इज अ विशियस साइकिल। और फिर एक टाइम क्या होता है, प्लाक डिपॉजिट होना शुरू होता है, ये प्लाक एक टाइम में जाके कभी रप्चर हो जाता है, वही जाके आगे आपका ब्लॉक कर देता है किसी ब्लड वेसल को, और फिर स्ट्रोक हो जाता है। तो इसीलिए हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस आर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी फोकस्ड ऑन, एंड द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अकॉर्डिंग टू ओवर 60% ऑफ प्रीमैच्योर मॉर्टेलिटी। सोच लीजिए, तो इससे जो डेथ हो रहा है ये उन लोगों का हो रहा है जो कि हमारे कम्युनिटी में, हमारी फैमिलीज के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सपोज मेरा एक जूनियर था एंड आई वाज इन 4th ईयर आई थिंक, उसके पापा 3rd ईयर में अचानक से फोन आया कि मतलब तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक हुआ है, एंड ऑन द वे व्हेन ही रीच्ड देयर हिज फादर एक्सपायर्ड। तो वही फिर वो आया, व्हेन ही सेटल्ड डाउन आई आस्क्ड हिम, तो वही बताया वो कि नहीं, पापा को तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज दोनों था, और पापा केयर नहीं करते, मतलब ही वाज अ काइंड ऑफ वर्कहॉलिक पर्सन, पूरा काम करना है ये वो, और उन्होंने अपने सेहत पर उतना ध्यान नहीं दिया। तो अब आप सोचिए कि कितना बड़ा बर्डन आ गया ना उस बच्चे के ऊपर अब, ठीक है। और ये ऐसा बर्डन है जो प्रिवेंट हो सकता है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि आप जा रहे थे, समवन केम एंड हिट यू, ठीक है, तो वो आप उतना हद तक आप उसको प्रिवेंट है, बट ये अपने हाथ में था, ये अपने हाथ में। So this is the pie chart in which you can see that cardiovascular disease, you can see they account for around 26%, and communicable, maternal, perinatal and nutritional condition account for around 28%. Diabetes is around 2% of the mortality, but remember diabetes इन सब चीजों के साथ जब मिलता है ना तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल बहुत डेंजरस होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। 13% is due to chronic respiratory condition, 12% is due to injuries, जो हम लोग का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड ऑल होता है, और अदर कम्युनिकेबल डिजीज अराउंड 12%। तो इनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो भी हैं, मतलब अराउंड 90% वी कैन प्रिवेंट देम। तो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं इंसिडीज के, ठीक है ना, और ये क्यूमुलेटिव होता है, ऐसा नहीं है कि देखिए किसी ने एक दिन पिज्जा खा लिया तो दूसरे दिन उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, ये स्लोली प्रोग्रेस करता है, आहिस्ता आहिस्ता आपको डैमेज पहुंचाता है, इट इज नॉट अ वन शॉट गेम। तो इट इज अ क्यूमुलेटिव एंड ऑपरेट ऑन अ लाइफ कोर्स पर्सपेक्टिव। It is important to note that all these risk factors are amenable to modification through lifestyle changes. आप lifestyle changes करेंगे, इसका incidence prevalence घटेगा, बिल्कुल घटेगा। And in a nutshell, today's risky behaviors are tomorrow's risk factors. ठीक है ना? तो आज जो आप risky behavior दिखा रहे हो, वो आपके लिए कल को क्या बन जाएगा, risk factor बन जाएगा। So and today's risk factors are tomorrow's diseases. तो इस चीज को सीक्वेंस को आप समझिए, एक बिहेवियरल मॉडिफिकेशन आपको एक बीमारी से बचा सकता है, और एक बीमारी डेथ से बचा सकता है। और एट टाइम्स जो बच्चे भी हैं ना, उनके अंदर आपको एक ये डालना पड़ेगा, क्योंकि इंसान अपने लिए उतना फिक्रमंद नहीं होता है। अगर आप उसको सिर्फ ये बोलिए कि तुम मर जाओगे, तुमको ये हो जाएगा, ही इज नॉट केयरिंग दैट मच, बट उसके पर्सपेक्टिव में अब उसका फैमिली को भी लाइए, उनके डिपेंडेंट्स को भी लाइए, कि सपोज इफ कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आप इमेजिन करके देखिए एक लाइफ अपने फैमिली का आपके बिना, एंड देन यू विल बी एबल टू रियलाइज कि क्यों जरूरी है इन चीज़ों को कंट्रोल करना, और अगर आप कर पाते हो तो इसका इम्पैक्ट कितना अच्छा हो सकता है, तब जो है वो उस चीज़ को रियलाइज करेंगे, एंड मोस्ट लाइकली दे विल ट्राई टू चेंज इट। सो दीज आर द evidence based actions which we can take. These are the behavioral risk factors like use of tobacco, unhealthy diet, alcohol, decreased physical activity or physical inactivity we can say, and intermediate risk factors are raised blood pressure, which is obviously the outcome of these behavioral risk factors. High body mass index, so this term has been in use since a while. Body mass index, it is actually the ratio of weight in kilogram
divided by height in meter square. When you take the height in meter, generally we have got a tendency to use height in feet and inches, but we have to convert it into meter first. So 1 inch is equal to 2.54 centimeter. First you convert it into centimeter, then divide it by 100, it will come in meters, then you square it. And the weight in kg should be divided by that, and you will get a body mass index. So if you have got a high body mass index, you have got a high chances of attracting non-communicable disease. So dyslipidemia, raised blood sugar levels, these are also intermediate risk factors. And the endpoints would be cardiovascular diseases, cancers, chronic obstructive pulmonary diseases, and diabetes. So what are the various determinants and facilitators in this? These are social factors, economic factors, cultural factors, environmental factors. So these are the few factors which have a role to play. जैसे आप देखिए हम लोगों को सर एक थे कम्युनिटी मेडिसिन में, तो हमेशा ये बोलते थे कि बेटा तुम मतलब किसी को फ्रूट्स खाने के लिए बोल रहे हो, तो अब वो बंदा तुमने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस असेसमेंट किया, बताया उसने कि मैं डेली वेज वर्कर, और उसको तुमने बोल दिया अरे आपका खून का कमी है, आप अनार खाइए, ठीक है ना? तो आपने तो अपना काम कर दिया, बट आपको लगता है बेटा वो अनार खाएगा? कभी नहीं खाएगा। वो बेचारा 300-350 रुपया डेली का कमा रहा है, उसको खाने के लिए 3 टाइम अपना फैमिली का पूर नहीं रहा है, वो अनार खरीद के खाएगा? नहीं खाएगा। इट वुड हैव बीन बेटर जब तुम उसको बोलते कि तुम बीट खा लो, खजूर खाओ, जो थोड़ा चीपर उसका वर्जन है। तो वहां पे क्या है ना, आपका ये इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगता है। फ्यू कल्चर्स आर देयर जहाँ पे मतलब कि आपका अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा है, किसी में आपको मीट का कंजम्पशन ज़्यादा है, किसी में आपको कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन ज़्यादा है। जैसे हम लोग सदर हॉस्पिटल में बैठते हैं तो जुगसलाई पॉपुलेशन बहुत आता है, ठीक है ना? तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि ज़्यादा गोश्त वोश्त खाने वाले लोगों को ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, वजन ज़्यादा ये वो। बट मैंने खुद देखा है कि हमारा मारवाड़ी कम्युनिटी, उन्होंने बेचारे लोग कभी गोश्त नहीं खाया, दे आर प्योर वेजिटेरियंस बाय बर्थ। बट वो क्या जाता है कि आपका बॉडी अगर आप एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हो ना, तो वो फैट में कन्वर्ट करके उसको रख लेता है स्टोर करके। तो आपने जितना मीठा खाया ना एक्स्ट्रा, वो इनडायरेक्टली क्या चीज में कन्वर्ट हो गया? फैट में कन्वर्ट हो गया। तो आपका बॉडी कन्वर्ट करके रख लेगा। आप मत खाओ नॉनवेज, जीवन में मत खाओ, मगर बॉडी ने बना लिया अपना फैट, और वो आकर के फिर डिपॉजिट हो जाता है और फिर उसका रोल आता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी बहुत रोल है। बीइंग इन जमशेदपुर आपने रियलाइज किया होगा, जिस तरह से टाटा स्टील डेवलप किया, अर्बनाइजेशन डेवलप किया, नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स जमशेदपुर में इंक्रीज किए, कितना पोल्यूशन बढ़ गया, कितना बढ़ गया। एक टाइम था जब मुझे याद है हम लोग अपने छत पर से देखते थे तो मानगो की इस तरफ की बिल्डिंग्स दिखा करती, बिल्डिंग दिखा करती। आज आपको आजाद बस्ती का बिल्डिंग नहीं दिखेगा, और यहाँ से आप खड़े हो जाइए तो आपको मानगो का एरिया नहीं दिखेगा। तो दैट इज द काइंड ऑफ स्मोक एंड स्मॉग वी आर फेसिंग दीस डेज। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हमारा लाइफ में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। देन कम्स द एज, जिसको कि नॉन रिवर्सिबल रिस्क फैक्टर में भी हम लोग बोलते हैं। आप अपना एज फिजिकली रिवर्स नहीं कर सकते। एट टाइम्स व्हाट यू कैन डू कि एक वर्ड आता है कि एक्चुअल एज एंड जो हेल्थ स्टेटस के हिसाब से आपका फिजिकल एज है, ठीक है ना? जैसे हम लोग मेंटल एज कैलकुलेशन करते हैं, हो सकता है बच्चा बहुत छोटा है बट उसने मैच्योरिटी इतना हासिल कर लिया, इतना नॉलेज कि उसका मेंटल एज क्या है, ज्यादा है। वैसे ही कुछ लोगों का आप देखेंगे कि आप खास करके एथलीट्स का, ठीक है, जब मशीन के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पिक्चर क्लिक किया जाता है, उनका बॉडी मास इंडेक्स किया जाता है, तो अभी आपको वो 36 के हैं और बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं एक्टिवली, उनका एज बताता है 22। तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी कि उसने अपना फिजिकल फिटनेस उतना अच्छा रखा है कि उसका जो एक्चुअल एज है वो काफी ज्यादा है, बट फिटनेस के कारण। एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू कि एट टाइम्स एक 22 साल के लड़के का एज 40 इयर्स दिखा सकता है। तो वो इफेक्ट आपका लाइफ स्टाइल ला सकता है बॉडी। सेकेंड थिंग इज द जेंडर। फ्यू डिजीजेस आर जेंडर टेंडेंसी जिसका है, या तो फिर ऑर्गन। अब जैसे मान लीजिए कार्सिनोमा सर्विक्स है तो वो फीमेल में ही होगा बिकॉज़ सर्विक्स इज नॉट देयर इन मेल। कार्सिनोमा प्रोस्टेट मेल में ही होगा क्योंकि वो प्रोस्टेट नाम का ऑर्गन तो है ही नहीं है फीमेल के अंदर। तो वो भी एक टेंडेंसी है जिसके कारण क्या है, जेंडर बायस आ जाता है डिजीज। एंड देन कम्स द जेनेटिक फैक्टर। ये भी नॉन मॉडिफाइबल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। मम्मी पापा चेंज हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। तो जो जीन्स आपके पेरेंट्स से आपको आया है तो वो आप इनहेरिट करते हो। और फिर आपको ध्यान रखना है कि आपके क्लोज रिलेटिव्स में कोई डिजीज पैटर्न फॉलो हो रहा है। जस्ट यस्टरडे आई केम टू नो, एक हमारी सिस्टर है एनसीडी में, उनकी एक कजन सिस्टर को कैंसर डायग्नोज हो गया।
और बहुत दिन से उनको क्रॉनिक कफ और इसका कंप्लेन रह रहा था, तो एक सीटी स्कैन मैंने एडवाइस किया उनको और बैक पेन भी था, तो फाइनली वो कैंसर डायग्नोज हो गया। अब उसका प्राइमरी तो पता नहीं चल रहा है, सेकेंडरी बहुत जगह दिख रहा है। तो अब सिस्टर मेरे को बता रही है कि इसकी मम्मी का भी डेथ जो है ना कैंसर से हुआ है, जो उनकी कजन है उनकी मम्मी का भी डेथ कैंसर से हुआ। तो आपको जैसे ही पता है कि आपके सिस्टर में अगर कोई प्रॉब्लम, शी इज वेरी जेनेटिकली क्लोज टू इट, समझे ना, सेम जीन्स फ्रॉम द फादर एंड मदर यू हैव इनहेरिटेड, है ना, या आपकी फूफी में कोई प्रॉब्लम है क्योंकि फादर से वो एकदम लिंक्ड है ना, तो आपको अलर्ट हो जाना है उस टाइम पे, आपको ध्यान रखना है कि ये डिजीज हो सकता है कि आपको भी ट्रांसमिट। तो जीन्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच प्लेज अ रोल। तो प्राइमरी प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशन ये एक फेनोमेना है जिस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, और यही हमारा मेन मोटो है कि इस चीज को होने से पहले हम कैसे रोक। देखिए होने के बाद तो फिर जो ऑप्शंस है वो हेल्थ केयर सिस्टम में है कि आप उसका मेडिसिन प्रॉपर लीजिए, और फिर अगर कॉम्प्लिकेशन आ गया तो फिर टर्शियरी प्रिवेंशन और केस मैनेजमेंट में आप चले जाइए उसका। बट होने से हम कैसे रोक सकते हैं? होने से हम हेल्थ प्रमोशन से रोक सकते हैं। अब अक्सर कंफ्यूजन एक क्रिएट होता है कि हेल्थ प्रमोशन क्या है। अब जैसे आपने मान लीजिए कि ट्रेडमिल खरीद रखा है, मेरे साथ भी होता है, बहुत बार लेट हो गया, 9:30 बजे अब टाइम मिल रहा है, तो उस टाइम मैंने जॉगिंग कर लिया घर में, ठीक है ना, और मैं सुबह सुबह उठा और मैंने कॉलोनी में जॉगिंग किया, ठीक है ना, तो जब मैंने कॉलोनी में जॉगिंग किया तो इट इज अ काइंड ऑफ हेल्थ प्रमोशन। कोई बच्चा होगा, कोई सोच रहा होगा करने का, बट उसको शर्म लग रहा होगा, करे कि ना करे, क्या सोचेंगे सब लोग, पगला आ गया है ना, दौड़ रहा है सुबह सुबह उठ के। तो अब क्या है, उसके अंदर से हो सकता है कि वो जो हिंड्रेंस था वो थोड़ा सा घटेगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ हेल्थ प्रमोशन। कोई भी अच्छा एक्टिविटी अगर आप कम्युनिटी में निकल के करते हो ना, तो यू आर प्रोमोटिंग इट। इट इज एज इफ कि सिगरेट बंद कमरे में स्मोक करो और बाहर पार्क में स्मोक करो। तो गवर्नमेंट ने रोक लगाया ना इस चीज पे कि नहीं आप पब्लिक प्लेसेस पे स्मोक नहीं कर सकते, बिकॉज इट वाज प्रोमोटिंग, इट वाज क्वाइट अपीलिंग टू मी एट अ टाइम। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी सिगरेट नहीं पिया, और मुझे अट्रैक्शन बहुत था, बहुत बढ़िया, मतलब लगता था कि ऐसे करके जला के एकदम भैया लोग ऐसे सूटा उड़ाते हैं, और बहुत अपीलिंग लगता था वो चीज़, है ना। बट मुझे पता था, मतलब थोड़ा सा बस समझदारी थी कि इस चीज़ की तरफ नहीं जाना है, तो इसीलिए बच गए। बट हम लोग हैं, अब उनके फ्रेंड्स बोलते हैं अरे एक बार ट्राई करके देख, तुमको लगेगा ये वो, और उसी में पीयर प्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं शुरू हो जाती हैं ये चीज़ें। तो हम लोगों को ट्राई करना है कैसे हम प्रिवेंशन पे फोकस करें, कैसे हेल्थ प्रमोशन पे फोकस करें, और वो अगर हम अचीव कर लेंगे ना, तो बहुत सारी बीमारियां जो बाद में आ सकती थी, जिसका बर्डन हमारे हेल्थ सेक्टर पे आता, वो आएगा ही नहीं, वो आएगा नहीं। So the primary and secondary prevention of chronic diseases and their common risk factors provide the most sustainable and cost-effective approach to chronic disease prevention and control. So ये सबसे important चीज है, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन। मैम मैं स्लाइड प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, जो भी स्लाइड यहाँ पे हम लोग अभी प्रेजेंट करेंगे ना, मैंने जिस लिंक से आपको भेजा था मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा या मेल भी कर दूंगा, ठीक है ना। सो द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एंकर शीट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रिस्क फैक्टर इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसको आप अपने अंदर लेके आ जाइए, एंड इट विल बी प्रूव अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर डिटरमाइनिंग ओवरऑल आउटकम। सो होलिस्टिक लाइफस्टाइल व्हिच इंक्लूड्स द एसेंस एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ healthy lifestyle like low fat vegetarian diet, stress management, tobacco avoidance and physical exercise। तो इसका कॉम्बिनेशन हम लोगों को अपने लाइफस्टाइल में इनकलकेट करना है, ताकि एक होलिस्टिक लाइफ भी हम जिए और डिजीज फ्री लाइफ भी जिए। जैसे ये रतन टाटा जी बोलते हैं कि आपने बहुत मेहनत करके और पूरा जिंदगी लगा के एक कार खरीद लिया, एंड द मोमेंट यू आर सिटिंग इन दैट कार यू आर हैविंग अ बैक पेन। सो व्हाट वर्थ दैट कार इज, इट वुड हैव बीन बेटर कि तुम साइकिल से ही चलते और बैक पेन फ्री रहते, ठीक है ना। तो इसीलिए अपना वर्क लाइफ बैलेंस में हम लोगों को इतना मेंटेन करना है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ होना चाहिए। ये बच्चों के अंदर हम लोगों को इंकलकेट करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर हेल्थ। अगर तुम हेल्दी रहोगे, तुम लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा तो जरूर अचीव कर लोगे। ये तो मैंने खुद से भी देखा है कि आप अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, एमबीबीएस के दौरान मैंने देखा है दोस्तों को कैनुला लगा लगा के एग्जाम दिया है। ऑब्वियसली वो एफर्ट चाहिए उसके लिए, उनका डेडिकेशन था वो चीज़। बट मेरा ये कहना है कि तुम इतने एनीमिक क्यों हो कि जब एग्जाम आता है तो खुद चढ़वा के एग्जाम देते हो, है ना। तो क्यों इतने एनीमिक हो, तुम खुद डॉक्टर बनने वाले हो। तो इसलिए अगर तुम हेल्दी नहीं रहोगे तो तुम कैसे प्रमोट करोगे।
You have to do a kind of health promotion where you are sitting on the other side of the table. So transforming the dietary pattern to fight non-communicable disease, ये बहुत important चीज है। आप अपना डाइट को improve कर लो, the way you behave with food, you improve that, and it will prove a very important step for controlling non-communicable diseases. जैसे मैं 2 एग्जाम्पल आपको दूंगा जो हम लोगों का फूड से रिलेटेड पैटर्न है। बचपन से ही मतलब हम लोग, मैं नानी के पास रहा हूँ, तो नानी वाज काइंड ऑफ कि जितना खाएगा उतना मजबूत होगा, तो जब तब पकड़ करके खाओ, है ना, खाओ, ठीक है। और नानी तो मतलब माँ से भी ज्यादा प्यार करती है ना, तो इसीलिए वो डबल मतलब था। तो इसीलिए खाने का एक बहुत ये था कि जितना खाएगा उतना अच्छा है, ये भी खिला दो इसको, ये भी खिला दो, और रसगुल्ला खाओ, है ना। तो ऐसा नहीं है एक्चुअली, जितना कैलोरीज आपको रिक्वायर्ड है उतना ही कैलोरी आप बच्चे को दीजिए, एक्सेस मत खिलाइए, एक्सेस मत खिलाइए। और कोशिश कीजिए कि होल फूड से उसका पेट भरे, ना कि जंक फूड से। जंक फूड एट टाइम्स आप उसको दे सकते हो, बट कंट्रोल्ड वे में, क्योंकि कम्युनिटी में भी उसको जाना है। आज अगर आप उसको एकदम बहुत रेस्ट्रिक्ट करके रखोगे हर चीज में, अपना छड़ी के नीचे पढ़ाई कराओगे, तो वो पढ़ लेगा, हो सकता है क्वालिफाई भी कर जाए, कल को बहुत अच्छी जगह चला जाए, बट देन व्हाट? अभी तो एडोलेसेंट एज ग्रुप में ही जाएगा ना, 20 इयर्स 21 इयर्स में किसी मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा, वहाँ तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या? उसके बाद तो वो जो करेगा वो स्प्रिंग फेनोमेना होगा। जैसे स्प्रिंग दबने के बाद छूटता है तो क्या होता है, इधर उधर उछलता है, तो वही चीज होगा बच्चों के साथ। तो आपको ट्राई करना है कि उनको एक कंट्रोल आप सिखा पाए, तो वो बेस्ट होगा कि देखो तुम खाना भी है और कंट्रोल में ही खाना है, ठीक है। पिज्जा आएगा तो एक आएगा और उसमें पूरा फैमिली खाएगा। जैसे मेरे फादर इन लॉ मुझे बताते हैं कि जब भी मैं डेयरी मिल्क लाता था, उस टाइम में भी डेयरी मिल्क मिलता था, तो मैं एक ही डेयरी मिल्क लाता था, और 3 बच्चे मेरे और एक वाइफ थी, ठीक है ना, तो 5 लोग हो गए, और उसमें ऐसे करके ना 10 पीस होता था। तो मैं एक बार में 5 तोड़ता था और सबको एक एक देता था, और उसके बाद वापस रैपर लगा के फ्रिज में, और वो दूसरा दिन निकलेगा, और वो रखा हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो निकाल के खा ले, ठीक है ना। तो ये सब क्या है ना, ये एक डिसिप्लिन आपके अंदर लाता है कि चीजें हैं, बट हमको क्या करना है, कंट्रोल करना है, रिस्ट्रेन करना है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आगे चल के उसको अवेलेबिलिटी नहीं होगा, ऑब्वियसली बहुत अवेलेबिलिटी होगा चीजों का, तो उसके बाद भी उसको क्या करना है कि रुकना है कि नहीं, हमको रहते हुए भी कम खाना है, कंट्रोल करके। तो डाइटरी पैटर्न जो है हम लोगों का लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड मैं एग्जांपल आपको दूंगा, जैसे हम लोगों का एक टेंडेंसी होता है, किसी के यहाँ हम लोग का मान लीजिए इन्विटेशन है, दावत में गए या कोई फंक्शन में गए, तो हम लोग सबसे पहले क्या पूछते हैं कि मिठाई लेके जाना है ना, होता है ना। हम लोग के यहाँ तो बहुत ज्यादा इसका कल्चर है, ठीक है, कि किसी के यहाँ भी अगर गए, भाई है, कजन है, तो पहले आधा किलो 1 किलो मिठाई खरीदें और थैला लटकाते हुए लीजिए भाई, है ना, आप भी बीमार पड़िए, हम भी पड़ेंगे साथ में, ठीक है ना। तो ये लॉन्ग कम टू दिस पॉइंट, तो उसको सोचिए आप, एकदम छोटा सा मॉडिफिकेशन आप कीजिए, आप लेके जाइए उनके, आप फ्रूट्स लेके चले, आप 1 केजी सेब ले लीजिए, वही पैसा पड़ेगा आपको, 1 केजी मौसमी ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, देखिए पैसा वही पड़ेगा, है ना। और वो आपको ऑकवर्ड भी नहीं होगा कि आप कुछ नहीं लेके जा रहे हैं, समझ गए ना। तो एक छोटा सा शिफ्ट एक पैराडाइम शिफ्ट ला सकता है। 3 बार आप उसके यहाँ सेब लेके जाएंगे ना, चौथा बार वो भी आपके यहाँ सेब लेके आएगा, बिलीव मी, ये होता है पैटर्न, ठीक है। जैसे किसी का बर्थडे में किसी को गिफ्ट मिलता है तो बहुत ऑकवर्ड लगता है ना कभी, तो आप भी बर्थडे गिफ्ट देना बंद कर दीजिए। 2 बर्थडे आपको मिलेगा, उसके बाद से आपका पत्ता कट, है ना उसके बाद से आपको गिफ्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए फ्रूट्स को जितना आप रिप्लेस कर सकें, वेजिटेबल्स को, होल वेजिटेबल्स, सलाद स्पेशली, क्योंकि जिस तरह से हम सब्जियों को पकाते हैं ना, बिलीव मी उसमें कुछ न्यूट्रिशन बचता नहीं है, ठीक है। जिस तरह से हम लोग साग को सीटी लगा देते हैं दाल के साथ, और वो उसका पनीर वनीर डाल के बना देते हैं, तेल में फ्राई कर देते हैं, कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं बचता। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि हर डाइट में नहीं तो एटलीस्ट 2 डाइट्स, लंच एंड डिनर, थोड़ा सलाद आप रखिए, 1 गाजर, 1 खीरा, 1 टमाटर, बिकॉज वो कच्चा है ना, रॉ है, उसने कुकिंग प्रोसेस नहीं फेस किया, तो जो न्यूट्रिएंट्स होगा वो पूरा बचा हुआ मिल जाएगा उससे। सो डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इंक्रीज इनटेक ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स एटलीस्ट 400 grams per day and consume less salt, less than 5 grams per day. Avoid adding or sprinkling salt to the cooked and uncooked food. जैसे कुछ लोगों क्या देखिएगा स्टाइल में वो रखा रहता है सॉल्ट स्प्रिंकलर, ये वो, उसको अवॉइड कीजिए, मत रखिए उसको डाइनिंग टेबल पे। बच्चों का हैबिट बन जाता है,
कुछ भी खाएंगे ऐसे 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 घुमाएंगे उसको और स्प्रिंकल करेंगे और बोलते हैं कि वी आर कंज्यूमिंग रॉक सॉल्ट, बहुत अच्छा है ये। कुछ नहीं ऐसा है, पूरा सॉल्ट आपको सोडियम मिल रहा है उससे अच्छा खासा। वो समुद्र का नमक है गली जो टाटा बेच रहा है, और आप जो खरीद के ला रहे हो वो एवरेस्ट का रॉक सॉल्ट, बराबर का नुकसान पहुंचाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तो वो सब क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है बस, ठीक है ना, पैकेट चेंज करके नाम बदल करके बेचने वाली बात है बस, और कुछ भी नहीं है। तो जितना कम आप अपना एक्स्ट्रा सॉल्ट का इंटेक रखेंगे दैट वुड बी बेटर फॉर यू। प्रोसेस्ड फूड जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। प्रोसेस्ड फूड को हम लोगों को बहुत कम यूज करना चाहिए। चटनी अगर आप फ्रेश बना पाए बेस्ट है आपके लिए। आप जितना कम केचप यूज करेंगे, फ्रिज में रख के खाएंगे, उतना कम आपको हेल्थ में ये होगा, नुकसान होगा। तो स्टीम एंड बॉइल्ड फूड शुड बी प्रेफर्ड ओवर फ्राइड फूड। ये जापानीज पॉपुलेशन में देखा गया है कि वो लोग बहुत ज्यादा स्टीम्ड फूड खाते हैं, है ना। तो इस वजह से उनके यहाँ क्या है, बीमारियां कम है। और हमारे यहाँ तल के खाने वाला टेंडेंसी शुरू से, और इनफैक्ट हम लोग लेबल भी कर देते हैं कि घर का बना हुआ पूड़ी अच्छा है और तुम्हारा पिज्जा खराब है। नहीं, पूड़ी पराठा भी उतना ही आपको हार्म करेगा जितना कि आपको पिज्जा कर रहा है। आप मैदा से बना लिए पूड़ी, है ना, फ्राई भी कर दिए उसको पूरा तेल में, हीटेड ऑयल में, जो ऑलरेडी क्या था, ऑक्सीडाइज, तो इसीलिए नुकसान तो वो भी करेगा। अवॉइड ईटिंग फास्ट और जंक फूड एंड एयरेटेड ड्रिंक्स इंस्टेड ऑफ फ्राइड स्नैक्स एंड ईट अ। तो जितना हो सके एयरेटेड ड्रिंक्स का हम लोगों को प्रिवेंशन करना, जितना हो सके। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर हम लोगों का मेडिकल भी है, मरियम मेडिकल में ही है, ओल्ड पुरलिया रोड नंबर 1 में। तो वहाँ बाहर हम लोगों के पास स्पेस था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी हम लोग कुछ वहाँ पे फ्रिज में रखते हैं, जैसे ORS वगैरह आता है ना, तो उसमें हम लोगों का ये हुआ कि चलो कुछ एयरेटेड ड्रिंक्स भी रख देते हैं क्योंकि सेल होगा, है ना। बट फिर एक दिन मैं आ रहा था ऐसे ही दया हॉस्पिटल की तरफ, और एक बच्चा को मैंने देखा, अराउंड 2 o'clock हो रहा था और स्कूल्स का छुट्टी होता है तो उसी टाइम मानू में पहुंचते हैं बच्चे, वो पीछे बैठा हुआ है और एक नया ड्रिंक आया है शायद कलरफुल, वो स्टिंग्स, हाँ एग्जैक्टली, है ना। वो बैठ करके स्कूल यूनिफॉर्म में और पी रहा है, जैसे मतलब अल्कोहलिक्स लोग नहीं पीते हैं उस टाइप से, और पी रहा है, उसके बाद अपना दोस्तों को भी शेयर कर रहा है, ठीक है ना। तो मैंने उसी टाइम अपने भाई को मैंने फ़ोन किया और मैंने बोला कि उसको पेमेंट हो गया है, तो बोला हाँ हो गया। तो बोले वापस ले लो पैसे। हम बोले एक तो हम हेल्थ का शॉप खोल के रखे और हम इधर बीमारी भी बांटे, तो इट डजंट गो हैंड इन हैंड। जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट्स हम कोल्ड ड्रिंक नहीं बेचेंगे, ठीक है ना। तो हमको घर में भी उस चीज़ को इनकलकेट करना है कि जैसे ही बिरयानी बना तुरंत एक बोतल बड़ा सा आना है। अरे बिरयानी बिना कोल्ड ड्रिंक कैसे जाएगा? अरे कैसे नहीं जाएगा यार, जाएगा। जमाने से क्या अकबर कोल्ड ड्रिंक पी रहा, वो भी तो बिरयानी खा रहा, ठीक है ना। तो ये मीडिया इफेक्ट है, ठीक है। तो इसीलिए दिखा के हम लोगों को ये दिमाग में बैठा दिया गया है कि कोल्ड ड्रिंक पीना है। तो जितना भी कोल्ड ड्रिंक्स है इतना कैलोरीज है उसमें, सबको पता है। ऐसा नहीं है कि आप में से लोग नहीं जानते हैं। यहाँ पे हम लोग देखिए, मैं क्लैरिटी देना चाहूँगा क्योंकि वो लोग बहुत इसके नेक्स्ट सेशन जो है BBS फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स देंगे, तो वो लोग थोड़ा सा ये हेजिटेट हो रहे थे। आप लोग उन लोगों के टीचर है ना, तो हम लोग मतलब उन लोगों को लग रहा था कि हम लोग कैसे मैम लोग को बोलेंगे। बोले देखो दिस इज अ काइंड ऑफ नॉलेज शेयरिंग, एक्सपीरियंस शेयरिंग है। यहाँ हम उनको पढ़ाने के लिए थोड़ा ही बुला रहे हैं, हम तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ना कि ऐसा ऐसा है। और कभी कभी क्या होता है, ब्रशअप हो जाता है। बहुत बातें क्या हम लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, और बहुत दिन से ब्रशअप नहीं होता है तो आदमी को, बट एक बार ब्रशअप हो जाए तो फिर क्या होता है, आदमी को वो चीज़ कुछ दिन तक तो फॉलो होता ही है। एंड ऑब्वियसली इस बीच में अगर हो सकता है कि आप लोग अपने स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करें, 2-4 स्टूडेंट भी अपना उस चीज़ में बिहेवियरल मॉडिफिकेशन ले आए तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा लॉन्ग रन में। तो इसीलिए जितना हो सके मैम कोल्ड ड्रिंक से बच्चों को हम लोगों को दूर करना पड़ेगा। और अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसमें पॉलिसी मेकिंग करेगी और बैन करेगी, बिलीव मी दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। इसका तो आप इफेक्ट अभी मतलब देखोगे ना। हम लोग हाँ, जब हम लोग एम्स में थे ना, मैं एम्स में कुछ साल था, काम किया न्यू दिल्ली एम्स में, तो वहाँ पे एक सेमिनार हुआ था, शुगर इज द न्यू टोबैको, एंड द गाय केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड ही शोज ऑल द रिसर्च वर्क्स की कैसे कैसे मतलब जो आइलैंड कंट्रीज था या डेजर्ट कंट्री, जैसे आपका सऊदी में आपको पता है प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज इन इंडिया इज जस्ट 11% एंड इट इज 45% इन सऊदी अरब। 45% इमेजिन। तो क्यों ऐसा है? पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड्स इन एडिशन टू दिस कोल्ड ड्रिंक।
तो ये कितना हार्मफुल है आप अंदाज लगाइए इसी बात से कि आप एक प्रोसेस्ड फूड का पूरा बिजनेस आप एस्टैब्लिश किए हुए हैं और वो पूरा हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है, बट गवर्नमेंट इस पे नहीं लेगी एक्शन, ठीक है ना। टोबैको को आप देख लीजिए, अभी तक इतना करने के बाद भी बिक रहा है, वो टैक्स पे टैक्स बढ़ रहा है और लोग जो है उसको अभी भी कंज्यूम कर रहे हैं। दे आर थिंकिंग कि टैक्स है तो क्या हो गया, मतलब मेरा भी तो कुछ मजा का ये चाहिए। आई हैव हर्ड पीपल सेइंग, एक लेडी आई थी वो बता रही थी कि इनको जब भी बोलते हैं छोड़ने के लिए तो बोलते हैं हम करते ही क्या है, ना हम घूमने जाते हैं ना हम कुछ और खाते हैं, तो एक तो सिगरेट भी हम पीते हैं उससे भी मेरा दुश्मनी है, तो उनको सिगरेट भी हम छोड़ देंगे तो हम कैसे ये होगा। हाँ, तो ये कोई मतलब डील थोड़ी है आपका सिगरेट के साथ। आपको जब पता चल गया कि नुकसान है, हम लोग लाइफ में रिलेशंस चेंज करते हैं कि नहीं। जब कोई फ्रेंड में मुझे पता चल गया कि इज अ काइंड ऑफ टॉक्सिक पर्सन, इसके साथ रहने से मेरा नेगेटिव एनर्जी आता है, मेरा सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो वी लीव दैट पर्सन ना, वी मूव ऑन। तो जब मेरे को समझ में आ गया, जब नहीं समझ थी तब मैंने मान लो स्टार्ट कर दिया, बट अब जब मुझे समझ आ रहा है ये मेरा बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, आई हैव टू लीव दैट। तो मोटिवेशन अगर रहेगा अंदर से तो आदमी छोड़ सकता है। So in practice it is the best to use mixture of oils, either buy different oils every month or cook different food items in different oils। तो आपको ट्राई करना है कि घर में भी तेल आप अलग अलग यूज करें। जैसे एक बार मैं ले आया था ये वाला जैतून का तेल जो कुकिंग वाला आता है, तो भाई मैंने बोली ये कुछ टेस्ट नहीं है इसमें, रखा रहा हुआ है। हम बोले ठीक है तुम 2 महीना में 1 लीटर यूज करो, आई एम नॉट टेलिंग कि हर दिन तुम उसी में खाना बना लो, ठीक है ना, बट थोड़ा सरसों भी यूज करो, थोड़ा सा रिफाइन भी यूज कर लो, ठीक है ना। हमारे पास उतना मल्टीट्यूड एकदम बढ़िया प्योर चीज मिलने का नहीं है, तो हम ये कर सकते हैं कि कॉम्बिनेशन में हम चीज़ों को यूज करें। और कुकिंग में यही चीज़ मैंने लिखा है आगे कि आप चाहें तो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग इसमें पकाइए, तो क्या होगा कि अपना स्विचिंग हो जाएगा। तो इसीलिए ट्राई करना है कि ऑयल में स्विचिंग कीजिए, सबका मिक्सचर यूज कीजिए, और घी, वनस्पति, बटर ये सब का यूज जो है ना वो लिमिट में ही रखना चाहिए। स्पेशली बटर का यूज जो है ना हम लोगों को लिमिट में रखना है, क्योंकि सैचुरेटेड फैट उसमें काफ़ी ज़्यादा है। सो फॉर नॉन वेजिटेरियंस मोर ऑफ द फिश एंड चिकन एंड दे शुड नॉट बी फ्राइड, है ना। तो कुक करिए आप उसको, बट ज़्यादा फ्राइंग जो है ना, डीप फ्राइंग जिसको बोलते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए। रेड मीट शुड बी कंज्यूम्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड लेस फ्रीक्वेंटली। सो व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इसको हम लोग देखेंगे। फिजिकल एक्टिविटी से हम लोगों को बहुत सारा बेनिफिट है ना। जैसे अच्छा स्लीप होता है, मैं खुद देखा हूँ कि अगर आप थोड़ा थक जाओगे ना उसके बाद आपको नींद अच्छी आती है, ठीक है। कॉग्निटिव हेल्थ इंप्रूव करता है। एक बार एक पेशेंट को मैंने बोला था कि कल आप ट्राई करना, वो बहुत स्ट्रेस में था, बोलता था हम कोई ऐसा टाइम ही नहीं होता है ना जब हम कुछ सोच नहीं रहे होते। तो हम बोले कि ठीक है कल से आप जॉगिंग कीजिए, ठीक है ना, और आप मेरे को ड्यूरिंग जॉगिंग सोच के दिखाइए, ठीक है। आप रुक जाइएगा, आप खुद भी ट्राई करके देख लीजिए। आप जॉगिंग कीजिए, थोड़ा सा ब्रिस्क जॉगिंग कीजिए, और उस टाइम में आप ट्राई कीजिए कैलकुलेशन करने का, जोड़ने का, घटाने का, कुछ सोचने का। आप सोचते सोचते ना उस चीज को सोचने के लिए रुकना पड़ेगा आपको, तब आप सोच पाएंगे, क्योंकि उस टाइम में जो आपका दिमाग है ना, क्योंकि हर चीज मूव कर रहा है ना, तो वो पूरा फोकस्ड होता है कि ये इधर गिर ना जाए, लड़ ना जाए, टकरा ना जाए, तो उसको बैलेंस में वो लगा हुआ है। तो अगर मान लीजिए आधा घंटा आप अगर जॉगिंग कर लेते हैं तो आपका आधा घंटा ब्रेन इस स्टेट में चला जाएगा जब वो कुछ सोच नहीं रहा होगा, ठीक है। एंड बिलीव मी, नींद में भी हम लोग बहुत सोच रहे होते हैं, और यही कारण है कि हम लोग ड्रीम्स और ये सब हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को वो भी पता है जो आप भूल चुके हैं, समझ गए ना। तो इसीलिए आप उसको बेवकूफ़ बनाना सबसे डिफिकल्ट काम है। तो जॉगिंग करना एक बहुत अच्छा चीज़ है कॉग्निटिव हेल्थ के लिए। सेकेंड थिंग, बॉडी वेट आपका इंप्रूव करेगा। और मैं ये भी बहुत बार लोगों को मैं बोला हूँ कि भले ही आपका बॉडी वेट कम, बहुत लोग आएंगे बोलेंगे पहले भी 70 था, अभी भी 70 है, इतना दिन से एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या फायदा हुआ 3 महीना एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आपको ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि आपका जो फैट था वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो चुका है एक्सरसाइज की वजह से। आपका जो बोन का मजबूती था वो बढ़ चुका है स्ट्रेस पड़ने की वजह से, आपका मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया। वेट भले ही वही, और फैट जो है ना वॉल्यूम में अगर आप देखेंगे पर किलोग्राम ऑफ फैट इतना होगा, अब प्रोटीन इतना सा होगा, समझ गए ना। तो थोड़ा भी अगर आपका वो कन्वर्ट हो रहा है तो वेट भले ही आपका ना घटे, बट आपका फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करेगा। तो अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर वेट आपका हेल्थ स्टेटस बढ़िया होगा। सो डिजीज प्रिवेंशन, जितना भी डिजीज आप नॉन कम्युनिकेबल सेक्शन में डील करोगे, चाहे डायबिटीज हो, कैंसर हो, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो,
फिजिकल एक्टिविटी उसका इंसिडेंस को कम करता है। इम्प्रूव्स मस्कुलर एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस। जिन लोगों का आप देखोगे कि कोविड में आपने देखा होगा कि हर इंडस्ट्री से मॉर्टेलिटी आपको खूब सुनने को मिला होगा। फिल्म इंडस्ट्री के लोग गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, कितने सारे डॉक्टर्स चले गए, ठीक है ना। तो मगर आपने ध्यान दिया होगा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से बहुत कम मॉर्टेलिटी हुआ, बहुत कम। वो भी जो बहुत ओल्डीज थे उनका। यंग स्पोर्ट्स पर्सन आप बताइए हमको जो कोविड में मर गया होगा, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनका रेस्पिरेटरी हेल्थ बहुत अच्छा था ना। जितना इन्फेक्शन होने के बाद एक नॉर्मल आदमी वेंटिलेटर पे चला गया, वो बैठ करके क्या था, सांस ले रहा। मेरे खुद एक कजन है, उनको हुआ था, ही वाज क्वाइट इल, 85% तक सैचुरेशन जाता था हाई फ्लो ऑक्सीजन पे, बट वो बंदा बचपन से क्रिकेट खेला है और उस बहुत फिट है और आज भी एनटीपीसी में जॉब करते हैं भैया और पूरा फिजिकली एक्टिव रहते हैं और बहुत अपना फिटनेस पे ध्यान रखते हैं। ही रिकवर्ड फ्रॉम दैट। तो फर्क पड़ता है। अगर आपका रेस्पिरेटरी हेल्थ अच्छा है तो आपको अगर मान लीजिए खांसी होता है, निमोनिया होता है, तो आउटकम ऑब्वियसली आपका बेटर होगा कंपेयर टू अ पर्सन विद कंप्रोमाइज्ड ऑर्गन्स। सेम थिंग इज फॉर फंक्शनल स्ट्रेस, इट इंप्रूव्स योर बोन हेल्थ। हड्डियां मजबूत होंगी आपकी स्ट्रेस पड़ने की वजह से। So physical activity is a key determinant of energy expenditure. Regular exercise is important for promoting weight control and weight loss. So exercise regularly, moderate to vigorous for 5 to 7 days per week. Start slowly and work up gradually. ये बहुत important चीज है। ऐसा नहीं कि मोटिवेट हो गए और कल 1 घंटा दौड़ ली, ठीक है ना, तो वो दिक्कत हो जाएगी, है ना, बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आपको अगर आप इनएक्टिव हो तो बेटर टू स्टार्ट विद 10 मिनट्स, जस्ट 5 मिनट्स आप निकल जाइए कहीं और जैसे 5 मिनट्स हो आप आ जाइए वापस। अब आपको लगेगा कि अरे 10 मिनट से क्या होगा, ठीक है, 10 मिनट से क्या होगा। अब बताइए आप अगर 10 मिनट एक्टिव रहते हो 30 डेज और आपने उसको मेंटेन किया, कितना हुआ, 300 मिनट्स हुआ। उसको आप डिवाइड कर दीजिए 60 से, कितना आया, 5 घंटा। जो आदमी फिजिकली इनएक्टिव था वो अब 5 घंटा चला है इस महीने, 5 घंटा। तो हम लोगों को छोटा एफर्ट करना एक्चुअली इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आता, मगर छोटा एफर्ट लॉन्ग रन में बहुत उसका इम्पैक्ट होता है। तो जब आपको लग रहा है कि एकदम टाइम नहीं है, ये है 10 मिनट बचा है, आप 10 मिनट के अंदर रूम के अंदर ही आप थोड़ा सिटअप्स कर लीजिए, थोड़ा पुशअप्स कर लीजिए, थोड़ा सा इधर उधर कर लीजिए, मतलब थोड़ा योगा कर लीजिए, मैट बिछा करके स्ट्रेचिंग कर लीजिए 10 मिनट, ठीक है। बट वो डेली का 10 मिनट ना आपको लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिशियल है, इसीलिए वो इफेक्ट कंपाइल होता है। तो यूनिटरी मेथड का पावर पे हमेशा बिलीव कीजिए। So exercise regularly, moderate to vigorous for 5 to 7 days per week and start slowly and work up gradually. At least 30 minutes accumulated of physical activity per day for cardiovascular disease promotion. ये डेटा आया है, एक स्टडी हुआ था यूके में, जिसमें उन्होंने 2 पूल में लोगों को डाला था। एक में 150 मिनट्स पर वीक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी था और एक में क्या था कि या तो नो फिजिकल एक्टिविटी था या लेस देन दैट था। तो उसमें आउटकम आया कि 150 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आपका हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है पर वीक। और जब पर वीक आप देखेंगे तो मान लीजिए किसी 2 दिन आपका छूट भी गया, मान लीजिए आपको इजी हो गया, तो अगर आप डेली आधा घंटा भी करते हैं तो 5 दिन में क्या होगा, 150 मिनट हो जाएंगे। तो 5 डेज पर वीक एंड एटलीस्ट 30 मिनट्स आप उसको टाइम दीजिए, आपका फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छा होगा। So all individuals who are overweight, obese or should be encouraged to lose weight through a combination of low calorie diet and dynamic physical activity. सब लोग क्या चाहते हैं कि हम सिर्फ इस पार्ट पे फोकस करें डाइट पे और हम दुबला जाएं। ये अगर हो भी गया ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। So अगर आप ट्राई कर रहे हो तो बेस्ट है कि आप कॉम्बिनेशन में रखिए। आप 300 किलो कैलोरी अपना डाइट से कम कीजिए और 300 किलो कैलोरी का फिजिकल एक्टिविटी अपना घुसाइए कि आपका 300 किलो कैलोरी बर्न हो जाए। तो पर डे अगर आप 600 किलो कैलोरीज लूज करते हैं ना तो बिलीव मी आपका हर महीने लगभग 1.5 से 2 kg वेट घट सकता है एट प्रेजेंट मोमेंट। और उसके बाद क्या होगा, फिर एनर्जी रिक्वायरमेंट घट जाता है, तो फिर आपको इसको बढ़ाना भी पड़ेगा अगर आपको सेम पेस में लूज करना है। बट अदरवाइज मैंने देखा है अगर कोई 5 kg तक वेट लॉस कर लेता है, अगर 80 kg में है 5 kg तक भी कर लेता है तो उसका हेल्थ बहुत इंप्रूव कर जाता है। क्योंकि जैसे जैसे वेट बढ़ता है बोन भी स्ट्रेंथन होता है ना, तो क्योंकि वेट उसी को तो बियर करना है। लोग कंप्लेन करते हैं कि घुटना के नीचे दर्द होता है, काफ मसल्स पे पेन होता है। एक्चुअली आपका जो भी वेट बढ़ रहा है
वो अर्थ तक कैसे जा रहा है, वो तो यही घुटना वो करके जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आप वेट बढ़ाएंगे तो घुटना पे तो जोर पड़ेगा ही पड़ेगा। सो फॉर इंडियन पॉपुलेशन द बॉडी मास इंडेक्स जो हमने शुरू में डिस्कस किया 18.5 टू 22.9 होना चाहिए, और 24.9 के ऊपर अगर जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो आपको वार्निंग साइंस दे रहा है, कहीं ना कहीं आप ओवरवेट होकर ओबेसिटी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये यूके वाला पॉपुलेशन के लिए थोड़ा और यूरोपियन पॉपुलेशन के लिए हाई होता है, ठीक है ना। तो लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं इंटरनेट पे देख के कि नहीं उसमें तो 25 दिखा रहा था, आप अभी 23 में ही डराने लग गए हम, ठीक है। तो वो एक्चुअली उन लोगों का हाइट ज़्यादा है हम लोग से, एवरेज हाइट, ठीक है। तो और उन लोगों का मतलब एक्टिविटी लेवल भी बेटर है हम लोगों से। आप देखिए वहाँ यूके वगैरह में, यूरोपियन कंट्रीज में 50 प्लस 60 प्लस लोग फुटबॉल खेलते रहते हैं शाम में, वो लोग अपना एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। और हमारे यहाँ आप आइएगा मानगो पार अगर आप करते हैं तो आपको प्लेग्राउंड मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी देन है टाटा स्टील की कि जब ये एरिया उसने डेवलप किया तो बीच में बहुत ग्राउंड छोड़ा है, उस वजह से क्या है कि आसपास के बच्चों को, लोगों को मिल जाता है जगह एक्सरसाइज करने का, मेंटेन करने का, बट उस एरिया में आपको उसका बहुत कमी है। सो वेस्ट सर्कमफ्रेंस इज एज इम्पोर्टेंट मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल ओबेसिटी। It should be less than 90 cm for men and less than 80 cm for women। तो सिंपल एक इंच टेप लेना है और अबव द नेवल लेवल, वेस्ट का मतलब नहीं कि एकदम नीचे आना है, नाभि के ऊपर आपको सर्कमफ्रेंस मेजर करना है। और फॉर अ अडल्ट पर्सन अगर मेल है तो लेस देन 90 और फीमेल है तो लेस देन 80 cm। अनदर मेजर ऑफ सेंट्रल ओबेसिटी इज द वेस्ट हिप रेशियो। इसको भी देख करके गेस किया जा सकता है कि उसका हेल्थ कैसा है। So normal waist hip ratio is less than 0.85 for women and less than 0.95 for men. So avoidance of alcohol, use of alcohol should be avoided by everyone as far as possible। ये एक चीज़ तो हमारी कम्युनिटी में बहुत बेटर है। जमशेदपुर में आप देखेंगे कि irrespective of caste, creed and religion, अल्कोहल का यूज कम है compared to other states and other places। Tobacco cessation, all non-smokers should be encouraged not to start, और जो भी स्मोक करते हैं उनको encourage करना है कि आप उसको छोड़ सके तो छोड़ दें, ठीक है। तो ये इन जनरल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में था। अब फ्यू स्लाइड्स मैंने रखा है इंडिविजुअल डिजीजेस का, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन। तो डायबिटीज आप लोग सब जानते हैं कि अभी बहुत कॉमनली फैल रहा है ना, इंडियन पॉपुलेशन में बहुत इसका इंसिडेंस अभी लास्ट 10 ईयर्स में बहुत फास्ट बढ़ा है। तो ये जितना फैक्टर्स हम लोग डिस्कस किए उसी के कारण है ये सब, है ना। तो इट इज बिकॉज इम्प्रॉपर यूज ऑफ द हार्मोन इंसुलिन, तो किसी भी तरह से वो आपको कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो उस वजह से ये क्या होता है, डायबिटीज हम लोगों का डेवलप करता है। क्योंकि इंसुलिन का अगर रेसिस्टेंस होगा या डेफिशिएंसी होगा, दोनों ही केस में कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन अच्छा से नहीं हो पाएगा एंड अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन डायबिटीज। So impairment of insulin secretion action in the body leads to abnormally elevated levels of glucose in the blood, a condition classically termed as diabetes। तो डायबिटीज मोस्ट केसेस में आपको यही तीन वैरायटी देखने को मिलते हैं। टाइप 1 क्या है, जिसमें आपका पैंक्रियास इंसुलिन बनाना ही बंद कर दिया, मोर देन 90% ऑफ द बीटा सेल्स हैज बीन डैमेज्ड, चाहे वो कोई वायरल इन्फेक्शन से सेकेंडरी हो, ट्रॉमा से हो, है ना। और ये जनरली अर्ली हो जाता है, मतलब 13-14 इयर्स में डेवलप कर जाता है। हाँ, जुवेनाइल डायबिटीज। और टाइप 2 डायबिटीज देखा गया है, दिस इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। इन दिस टाइप द बॉडी इज अनेबल टू यूज इंसुलिन प्रॉपर्ली। तो इंसुलिन है इसमें, और एट टाइम्स जो मेरे अच्छे पेशेंट्स हैं जो जिनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़िया है, तो मैं उनका सी पेप्टाइड टेस्ट कराता हूँ। सी पेप्टाइड में क्या होता है कि जिस टाइम में आपका पैंक्रियास से बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है ना, तो वो अकेले नहीं होता है, वो टाइमर बना करके निकलता है सी पेप्टाइड के साथ। तो बॉडी में तो इंसुलिन यूज हो जा रहा है, तो अगर आप इंसुलिन टेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपको रॉन्ग वैल्यूज मिले, निकला कुछ हो और यूज हो गया हो रास्ते में, बट ये सी पेप्टाइड यूटिलाइज नहीं होता है। तो इस वजह से अगर आप सी पेप्टाइड टेस्ट कर लेते हैं तो इनडायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कितना इंसुलिन निकला था। तो जब मैं उनका सी पेप्टाइड चेक करता हूं तो नॉर्मल वैल्यूज से ज्यादा है सी पेप्टाइड, एंड देन आल्सो द पर्सन इज डायबिटिक। तो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि बॉडी रेसिस्टेंट हो चुका है इंसुलिन से। अब बॉडी में आपका इंसुलिन जरूरत से ज्यादा बन रहा है, बट जो इफेक्ट पहले आ जाता था अब वो नहीं आ पा रहा है। तो ये जो है आपका रेसिस्टेंस आपका रिसेप्टर्स का कमी के कारण होता है। जैसे कुछ भी काम करना है, अब जैसे मान लीजिए मोबाइल का नेटवर्क तो बहुत है आसपास, एयरटेल का भी है, जियो का भी है ना, बट आपके मोबाइल में जिसका सिम और फिर वो ऑन हो तभी ना आपका रिसेप्शन होगा, ठीक है। तो रिसेप्टर भी इसी तरह से काम करते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास जो है इंसुलिन खूब आ रहा है,
बट आपका सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स होने चाहिए थे वो रिसेप्टर्स क्या हो गए, या तो डाउनग्रेड हो गए या रेसिस्ट हो गए, तो अब वो इंसुलिन वो इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये टाइप 2 डायबिटीज डेवलप कर रहा है। फिर जेस्टेशनल डायबिटीज हम देखते हैं, बहुत सारी फीमेल्स में क्या होता है, ऐसे वो नॉन डायबिटिक बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। तो एक हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी क्या है, बढ़ा हुआ रहता है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन के अंदर जो है ना एंटी इंसुलिन इफेक्ट होता है, ये इंसुलिन रेसिस्टेंस को बढ़ा देता है बॉडी में। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्योंकि हार्मोन का लेवल एलिवेटेड है तो द लेडी डेवलप्स डायबिटीज एंड आफ्टर डिलीवरी क्या होगा, इसका लेवल घटेगा तो वापस से वो इंसुलिन सेंसिटिव हो जाएगी। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर इंसुलिन इसका डिरेंज हो रहा है और डायबिटिक हो रही है तो बच्चे पे जो है ना आउटकम बहुत डेंजरस आता है। मैक्रो मेगाली आप देखेंगे, बच्चा बड़ा मतलब कि बिग बेबी 4.5 kgs डिलीवरीज, ठीक है। तो ये आपका जेस्टेशनल डायबिटीज का आउटकम। और एलिवेटेड शुगर लेवल के कारण क्या होता है, बच्चा का पैंक्रियाज भी स्ट्रेस में आता है क्योंकि ब्लड तो सेम शेयर हो रहा है ना थ्रू प्लेसेंटा, जो मदर का है वही बेबी को जा रहा है। अब क्या हो रहा है, बेबी को भी हाई शुगर मिला, अब उसका पैंक्रियाज बीटा सेल थोड़ा डेवलप कर गया तो वो इंसुलिन बनाना शुरू करता है क्योंकि शुगर तो कंट्रोल करने उसको भी आ रहा है। अब क्या होगा कि उसको ड्यूरिंग इंट्राफीटल लाइफ स्ट्रेस हो गया बीटा सेल्स को, उस एज में जब उसको कुछ भी इंसुलिन नहीं बनाना चाहिए था, है ना, वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। तो देखा गया है एक स्टडी में कि इन लॉन्ग रन ऐसे बच्चे जिनकी मां को जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ था उनको अर्ली डायबिटीज होने का रिस्क ज्यादा है। और ये लेडी जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ था, इन फ्यूचर शी विल बी डायबिटिक, इन नियर फ्यूचर शी विल बी डायबिटिक इफ शी विल नॉट लुक आफ्टर हर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक ऐसा चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमारे पास डायबिटीज की ट्रीटमेंट की जो भी मेडिसिन है, मेटफॉर्मिन है, ग्लिमिपेराइड है, सल्फोनाइलूरिया ग्रुप का बहुत सारा मेडिसिन है, मगर जब हेड ऑन ट्रायल करके देखा गया इंडिविजुअल ड्रग कॉम्बिनेशन में, इंडिविजुअल एक बार मेटफॉर्मिन, एक बार लाइफस्टाइल चेंजेस, एक बार ग्लिमिपेराइड, एक बार लाइफस्टाइल चेंजेस, एवरी टाइम लाइफस्टाइल चेंजेस वन ओवर द मेडिसिन। तो ये अगर कोई सोच रहा है कि हम दवा तो खा ही रहे हैं, उसके बाद तो 2 मीठा खा लिए तो क्या हो गया, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको लाइफस्टाइल चेंजेस लाना मैंडेटरी है, दवा के भी ऊपर है वो, समझ लीजिए कोई भी बीमारी इट्स ओवर एंड अबव द मेडिकेशन। सो ये एक नया जो है ना चेंजेस देखने को मिला है, MODY, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग बोलते हैं इसको, ठीक है, कि पर्सन मैच्योर हो गया बट अभी भी यंग एज में, जनरली लेस देन 25 इयर्स ऑफ एज। और बिलीव में अभी मतलब मैं कोई बहुत बड़ा प्रैक्टिशनर नहीं हूँ बट फिर भी मेरे जितने पेशेंट हैं उसमें से 10 के ऊपर ऐसे पेशेंट हैं जिनको MODY हो रखा है, दे हैव बीन डायग्नोस्ड विद डायबिटीज इन 20s। सोच लीजिए, तो ये हुआ कि ये हुआ है हम लोगों के लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से। बहुत अर्ली ऑन जो है हम लोगों का एक्सपोजर जंक फूड के और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने के बजाय हम लोग सिंपल शुगर्स लेना शुरू कर दिए, उसके वजह से ये इफेक्ट देखने को मिला है। आज आप देखिए शकरकंद ऑलमोस्ट नहीं ही बिकता है, कोई खरीदता है, कोई नहीं खरीदता है। तो अब पहले क्या था कि शकरकंद वगैरह जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि यूज में है, बट आजकल सबको सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा भाता है ना। So glycosuria at low levels of blood glucose level, strong family history of diabetes, जिनके मान लीजिए ग्रैंडफादर को भी था, फादर को भी था, मदर साइड से भी है, तो इन लोगों को क्या है आगे MODY होने का रिस्क ज़्यादा है। एब्सेंस ऑफ ओवरवेट और ओबेसिटी इस केस में देखने को मिलता है। जनरली पर्सन बहुत मोटा या आपको बहुत हेवी वेटेड नहीं है, पतला दुबला ही है, बट उसको यंग एज में डायबिटीज हो जाता है। इनअप्रोप्रिएट इंसुलिन लेवल्स फॉर द डिग्री ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया, और बॉडी इरेक्टिकली इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, कभी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, कभी प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, तो ब्लड शुगर लेवल बहुत क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है। सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, देखेंगे आपकी ब्लरी विजन्स, फ्रीक्वेंट मिक्टुरेशन, जिसको हम लोग पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया करके भी लेवल करते हैं, तो अनप्लान्ड वेट लॉस, मूड चेंजेस होना, लमनेस रहना हैंड और फीट में, कांस्टेंट थर्स्ट मतलब दिन भर प्यास लगेगा बंदे को, ठीक है, खाना खाने के बाद भी क्या होगा, उसको हंगर महसूस होगा बहुत बार, एंड फीलिंग टायर्ड होल डे, ये भी क्या है फीचर्स है डायबिटीज। बहुत बार आप लो वुंड हीलिंग भी देखेंगे बहुत सारे पेशेंट्स में, आप लोगों ने डायग्नोज किया डायबिटीज जब उसका कोई जख्म ठीक नहीं हो रहा है, आता है पेशेंट बताता है कि खा रहे हैं उसका दवा सूट नहीं रहा है, ठीक है, 3 महीना 2 महीना हो गया,
तब फिर जब शुगर लेवल चेक करते हैं तो शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, क्योंकि हीलिंग पावर बॉडी का डायबिटीज वीक कर देते हैं। सो डायग्नोज करने के लिए बहुत सिंपल है, आप चाहें तो फास्टिंग ब्लड शुगर कर सकते हैं। HbA1c बहुत अच्छा टेस्ट है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, जो 3 महीना का शुगर कंट्रोल बताता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो आरबीसीज तो उसी में फ्लोट कर रहे हैं और उन्हीं आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन है, तो ये हाई ब्लड शुगर क्या करता है, ग्लाइसेमिया कराता है ना। इसको AGEs बोलते हैं हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, एडवांस ग्लाइकोसाइलेशन एंड प्रोडक्ट। तो ये ग्लाइकेशन जो होता है हीमोग्लोबिन का, उसी के कारण HbA1c प्रोड्यूस होता है। तो HbA1c सबके बॉडी में प्रोड्यूस होता है, क्योंकि शुगर से तो एनी टाइम एक्सपोज्ड है, बट चूंकि लो शुगर रहता है तो आपका 4.5 5 ऐसे रहेगा HbA1c। बट अगर कोई नॉर्मल है तो देखा गया जनरली लेस देन 5.7 तक उसका रहता है। फिर मान लीजिए 5.7 से 6.5 तक अगर जा रहा है तो ये प्री डायबिटिक रेंज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जिसमें हम लोगों को चाहे अगर तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके हम लोग रिवर्स कर सकते हैं चीज़ों को। तो मेरे हिसाब से तो एवरी पर्सन हु इज अबव 30 इयर्स ऑफ एज, उसको ट्राई करना चाहिए ये HbA1c। थैंक यू। HbA1c कराने का, और मैंने खुद का मतलब देखा है 5 साल 6 साल का ट्रेंड। मेरा HbA1c एक टाइम पे 4.5 था और अभी 5.5 के अराउंड जा रहा है। सोच लीजिए 7-8 इयर्स में ये 1 पॉइंट इंक्रीज कर गया, ठीक है ना। तो ये HbA1c मॉनिटरिंग आप करते रहेंगे, आपको अर्ली ऑन पता चल जाएगा। हम लोग सब जानते हैं कोई भी बीमारी अगर आप अर्ली डायग्नोज कर लेते हो बिना कॉम्प्लिकेशंस के, तो क्या होगा कि आप उसको कंट्रोल में बहुत अच्छा से ले आ सकते हैं। नहीं तो मैक्सिमम डिजीजेस बिलीव मी तब पता चलता है जब उसका कॉम्प्लिकेशन आता है। अब जैसे मान लीजिए किसी का हाथ पांव सुन रहा है, नमनेस डेवलप कर गया, चोट लग गया, उसको पता ही नहीं चला, पैर में देख रहा है, बाद में रियलाइज हो रहा है कि कब चोट लगा। आते हैं पेशेंट बोलते हैं, पता लगता है कि बाद में पता चलता है कि पैर में से खून निकल रहा है। एक पेशेंट आया था मेरे पास, वो हीटर के सामने बैठा हुआ था, उसका पैर जो है ना बाबा का जल गया, उसको पता ही नहीं चला, उसको पता ही नहीं चला। दैट काइंड ऑफ नर्व डैमेज हैपेंस इन डायबिटीज। तो क्योंकि शुगर लेवल बढ़ा रहता है, नर्व डैमेज हो जाता है, उसका ऊपर का जो लेयर है माइलिन शीट वो डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से ट्रांसमिशन ही नहीं होता है अच्छा से। तो न्यूरोपैथी डेवलप कर गया, इसका मतलब डायबिटीज कॉम्प्लिकेट कर गया, और तब जाके डायग्नोसिस हो रहा है। तो अब तक तो ऑर्गन में भी कुछ ना कुछ डैमेज हो चुका होगा। इसीलिए टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों के अंदर एक ये रहता है ना कि टेस्ट छोड़िए, आप दवा 1-2 लिख दीजिए, 2 दिन दवा खा के हम देखेंगे नहीं ठीक हुआ तो टेस्ट कराएंगे। बहुत सारे पेशेंट मेरे बोलते हैं पहले हमको दवा लिखिए, 2 दिन दवा खाएंगे फिर टेस्ट कराएंगे। बट एक्चुअल में उल्टा होना चाहिए, पहले आप टेस्ट कराइए, कुछ निकलेगा तो दवा खाएंगे, ठीक है ना। तो अगर टेस्टिंग टाइमली होता रहे, हेल्दी रहते हुए, कभी आप अपना फास्टिंग शुगर चेक कर लीजिए, कभी HbA1c चेक कर लीजिए, तो ये अर्ली ऑन डायग्नोज हो जाएगा। OGTT जो है ना, ये हम लोग प्रेग्नेंट लेडी के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। आप में से बहुत लोगों ने करवाया होगा। सो टाइप 2 डायबिटीज में देखिए हम लोग के पास बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है एट प्रेजेंट, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो मैंने पूरा डिस्कस किया अभी, बैलेंस डाइट फॉलो कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, है ना। अगर फिर मान लीजिए इससे कंट्रोल नहीं आता है, आपने 2 महीना 3 महीना ट्राई कर लिया, मैं भी पेशेंट को अर्ली ऑन अगर उसका HbA1c 7.5 के अराउंड रहता है ना, तो मैं पूरा मौका देता हूँ बिना मेडिसिन के कंट्रोल करने का, क्योंकि एट इंस्टेंट आप तुरंत मेडिसिन स्टार्ट करने से थोड़ा बचना ही चाहिए। उसके बाद क्या है, नहीं हुआ तो ऑब्वियसली यू हैव टू यूज मेडिसिन। ये परसेप्शन रखना कि दवा का बहुत साइड इफेक्ट होता है इसलिए हम दवा यूज नहीं करेंगे, बिलीव मी बीमारी का साइड इफेक्ट दवा से बहुत ज्यादा है और इस वजह से दवा है। और अगर मान लीजिए कोई दवा मार्केट में हम लोग जब लॉन्च करते हैं, उससे पहले उसका बहुत प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, और जब तक कि उसका बेनिफिट एक्सीड नहीं करता है उसका हार्म, वो दवा लॉन्च ही नहीं होगा कभी। तो उसका आपको फायदा बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द हार्म इट मे कॉज। इसीलिए मेडिसिन यूज करके आपको उसको कंट्रोल लाना है। बहुत सारा ग्रुप्स है, इसका डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। ग्लूकोज मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ब्लड ग्लूकोमीटर से कीजिए या लैब में जाकर के कराइए, बट आपको मॉनिटरिंग करना है। और ये हर बीमारी के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई एनीमिक है, आप अपना आयरन का टेस्ट, हीमोग्लोबिन का टेस्ट टाइम टू टाइम कराते रहिए। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, आपके पास एक बीपी मशीन होना ही चाहिए। आज हम लोग के घर में मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने को लेके इतना रेसिस्टेंस है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। एंड द पर्सन जब उसके यहाँ ईद आएगा तो उसके घर का पर्दा चेंज हो जाएगा पूरा,
उसके यहाँ का उसका पूरा नया नया फ्लावर पॉट्स उसके घर में आ जाएंगे। मतलब 5-7,000 का एक्सपेंस कुछ भी नहीं है होम डेकोरेशन के लिए, बट यही आप 5-7,000 अगर आप लगाते हैं ना, बिलीव मी, ग्लूकोमीटर, स्पाइक्मोमैनोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, सब आपके पास आ जाएगा 5,000 रुपये में। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 10-10 साल से डायबिटीज है और उनके पास ग्लूकोमीटर नहीं। तो ये हम लोगों को अपना जो पैटर्न है ना, थिंकिंग पैटर्न, वो चेंज करना है और बच्चों के अंदर भी ये चीज डालना है कि देखो जो जरूरी है ना उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रखता। तुम कपड़ा थोड़ा लो, इसका लेवल का पहन लो, बट दवा अच्छा खाओ, हेल्थ पे अपना बहुत ज्यादा फोकस करो। और जब तक आप हेल्थ पे फोकस नहीं करोगे आपका चेंजेस नहीं आएगा। सो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस आता है डायबिटीज के कारण। रेटिना डैमेज होता है, तो जो भी माइक्रो वेसल्स होते हैं ना बॉडी में, जहाँ जहाँ पतले पतले वेसल्स हैं, जैसे किडनी में, रेटिना के पीछे नर्व का भी अपना ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है ना। तो वैसे चेंजेस को हम लोग माइक्रोवैस्कुलर चेंजेस बोलते हैं या माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। तो ये हम लोगों को आई में, किडनी में, नर्व्स में देखने को मिलता है। और जो बड़े बड़े ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे जो चेंजेस देखने को मिलता है उसको मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं, जैसे सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क ये सब बढ़ जाता है। और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज भी देखने को मिलता है, जैसे बहुत लोगों को आप देखेंगे कि पैर में बहुत पेन होता है, वो हमेशा पैर लटका के बैठे रहेंगे और बहुत तेज पेन होता है। तो ये सारी चेंजेस जो है अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रहेगा तो देखने को मिलेगा। कमिंग ऑन टू हाइपरटेंशन, हम लोग सब जानते हैं कि प्रेशर क्या है, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, है ना। हम लोग ये 9-10 का हमको लगता है डेफिनेशन है, ठीक है, तो वो हम लोग आज तक याद है और हम लोग मेडिकल कॉलेजेस में भी लिख के आए हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जब पढ़ाते हैं ना तो अपने बच्चों को ऐसे देखा कीजिए कि फ्यूचर डॉक्टर, इंजीनियर्स, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं सामने, एंड यू ट्रीट देम द वे, तब जो है आपको देखिएगा आपको मिलेंगे वहाँ से। मैंने अपना आपको बताया ना शुरू में, आई वाज नॉट एट ऑल अ वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड 10 में अचानक से क्या हुआ, सुजाता टीचर हम न्यू ज्वाइन की और शी बिकेम आवर क्लास टीचर, ठीक है ना। तो मेरा क्या था, मेरा पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था, एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत, मतलब जब भी कोलाज कंपटीशन हो रहा है, कहीं पे पेंटिंग है तो प्राइज मिलना ही मिल रहा है। मतलब हम लोगों का नाम आशु मैम उस टाइम प्रिंसिपल थी, अभी भी है MNPS में, तो शी यूज्ड टू गिव नेम के राशिद को भेज दो, और गुरप्रीत था हम लोग के साथ, पेंटिंग उसका भी बहुत अच्छा है, इन दोनों को भेज दो, ये लोग एक एक प्राइज ले आएगा, बाकी फिर टीम बना लो। तो मैम का मैंने देखा कि मैम ने प्रैक्टिकल कॉपी वगैरह बनाने के लिए बोला, तो मैंने उसमें ड्राइंग बहुत अच्छा किया और मैम ने बहुत तारीफ कर दी क्लास के सामने, ठीक है। तो आई गॉट मोटिवेटेड ऑब्वियसली कि अरे एक टीचर है जो मेरा भी तारीफ, मतलब मेरा भी तारीफ हो सकता है, आई वाज काइंड ऑफ, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ ना, एक थोड़ा सा अंदर से लगा कि नहीं पढ़ाई भी कर सकते हैं, तारीफ हो सकता है इसमें भी, ठीक है ना, अप्रिसिएशन है, तो वो कैलिबर आप अपने बच्चों के अंदर ना डेवलप कर सकते हैं। एंड दैट काइंड ऑफ थिंग जब बच्चा अपने टीचर के आंख में देखता है ना, इसको भी एक उम्मीद है मेरे से, तो फिर टीचर भी, बच्चा भी मोटिवेटेड हो जाता है। तो हाइपरटेंशन अगर हम लोग देखेंगे तो ब्लड प्रेशर रेंज हम लोग सबको पता है कि हेल्दी सिस्टोलिक लेस देन 120 और डायस्टोलिक लेस देन 80 होना चाहिए। बट अगर शुरू में ही ये बढ़ना शुरू हो जाए कि 80 के ऊपर आता है और 120 to 129 है, तो ये एलिवेटेड कैटेगरी में कहलाएगा। ये जो बहुत लोग लेवल करते हैं कि 140 के ऊपर ही तो खतरा होता है ना, वो परसेप्शन आप मत रखिए। जैसे प्री डायबिटीज में आपको उसको तुरंत सीरियसली लेके अपना चेंजेस शुरू कर देना है, उसी तरह से अगर एलिवेटेड रह रहा है तो आपको उसको शुरू कर देना है। क्योंकि ये अगर आप उस टाइम कंट्रोल नहीं करोगे ना, बाद में मैंने बताया ना विशियस साइकिल, अगर वो स्टिफन हो गया आर्टरी तो फिर क्या होगा, मजबूत होगा, फिर वो रिस्पॉन्ड कम करेगा फैलने के लिए और बीपी बढ़ेगा। और ये एक काइंड ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। दो मैकेनिज्म हम लोग पढ़ते हैं ना बायो में 10th क्लास में, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एक पॉजिटिव फीडबैक। जैसे अभी मुझे प्यास लगा है, मैं पानी पीऊंगा तो प्यास क्या होगा, घट जाएगा, दिस इज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। बट अगर पानी पीऊं और प्यास लग जाए तो क्या हो गया, तो पॉजिटिव फीडबैक। तो बहुत जगह पे बॉडी में पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस विद ऑक्सीटोसिन, जितना कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ऑक्सीटोसिन और उतना फिर क्या होगा, और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो उसी तरह से ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप है जिसमें बॉडी जा सकता है। इसीलिए यही वो रीजन है जहाँ पे आपको क्या है, कंट्रोल में लाना शुरू करेंगे। तो स्टेज 1 130 to 139 नंबर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बीपी अगर बहुत बढ़ा हुआ है तो वी हैव टू टेक एक्शन। कॉजेस क्या क्या है, जेनेटिक्स ऑब्वियसली प्लेज अ रोल, एज नॉन रिवर्सेबल रिस्क फैक्टर है,
ओबेसिटी हम लोग पूरा डिस्कस किए, कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। डाइट का इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस किया। स्मोकिंग, अल्कोहल ऑब्वियसली प्रिवेंट करना है, और रेगुलर एक्सरसाइज ना करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस लगा हुआ है, मतलब ये सब चीज अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका रिस्क फैक्टर बढ़ता है। सो व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स? आपको बहुत बार देखने को मिलेगा कि एक हेडेक कंप्लेन करते हैं बहुत सारे पेशेंट, एंड बिलीव मी मोस्ट ऑफ द हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, उनको कोई कंप्लेन नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है उनको। क्यों? क्योंकि उनका बीपी एक बार में थोड़ी बढ़ा है, ईयर्स में बढ़ा है, सालों, थोड़ा 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 करते करते एक बार अचानक से बीपी कहीं चेक कराए तो 160 आ रहा है। तो बहुत लोगों को ये जो दिया हुआ है ना इतना सारा लिस्ट, इसमें 20% लोग आएंगे, एंड 80% पीपल हाइपरटेंसिव पेशेंट्स आर एसिम्प्टोमेटिक, और ये भी एक रीजन है कि पता नहीं चलता है हाई ब्लड प्रेशर। और जब कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है तो जब उसका कॉम्प्लिकेशंस आता है, देन दे कम विद दैट कॉम्प्लिकेशंस इन आवर ओपीडी। तो इसीलिए हम लोगों को एक जनरल परसेप्शन अगर देखें तो हेडेक, डिजीनेस, वोमिटिंग, नोजिया, चेस्ट पेन, ये सब चीज देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद एल्गोरिदम अगर देखें मैनेजमेंट का, तो आप लोग के लिए हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। मैं फास्ट एकदम बताऊंगा कि जैसे अगर शुरू में ही हल्का बढ़ रहा है तो आपको ट्राई करना है कि ये हम उसके ऊपर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन शुरू कर दें अपना। बट अगर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वी हैव टू मूव ऑन टू ड्रग थेरेपी, और जितना अर्ली हम लोग ड्रग थेरेपी पे मूव कर जाएंगे उतना अच्छा होगा। ये हम लोगों को नहीं सोचना है कि पहले अभी रुक जाते हैं, कुछ दिन देख लेते हैं, पहले कंट्रोल कर लेते हैं, नेग्लेक्ट नहीं करने देना है, चाहे अपने फैमिली मेंबर हो या कोई नॉन पर्सन हो। जितना जल्दी आप इनिशिएट करोगे ट्रीटमेंट उतना अच्छा आउटकम होगा। सो व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर? 7 आउट ऑफ द 10 पीपल हैविंग हार्ट अटैक्स हैव हाई ब्लड प्रेशर। ये बहुत मतलब रिसेंट का स्टडी था जिसमें देखा गया कि हर 10% जिसका के हार्ट अटैक आया है उसमें 7 लोग हाइपरटेंसिव थे। तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। उसके बाद 7 ऑफ द एवरी 10 पीपल विद लॉन्ग स्टैंडिंग हार्ट ट्रबल दे हैव हाई ब्लड प्रेशर। रिस्क ऑफ डिमेंशिया बहुत इंक्रीज कर जाता है क्योंकि प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ा हुआ है, तो ब्रेन का जो माइक्रोवैस्कुलेचर है ना वो डैमेज होता रहता है। उसके कारण कुछ कुछ पार्ट में जो ब्लड सप्लाई है वो अच्छा से नहीं जाता, क्योंकि ब्लड वेसल डैमेज हो गया तो अब वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचता है, तो वो पार्ट में इंफाक्ट डेवलप होने लगता है, वो पार्ट डैमेज हो जाता है। सेम थिंग 8 ऑफ द एवरी 10 पीपल हैविंग देयर फर्स्ट स्ट्रोक हैव हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। एंड किडनी डिजीजेज और फेलियर्स इज आल्सो मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट फेलियर। हम लोग देखे हैं कि आज इंडिया में किडनी के पेशेंट बहुत बढ़ गए, बहुत ज़्यादा, और उसका एक रीज़न देखिए दो तरफ से है। पहले क्या होता था कि जिसको भी सीकेडी हो जाता था, चूंकि ये डायलिसिस उतना अवेलेबल नहीं था और आपको ट्रांसप्लांट का फैसिलिटीज, दे यूज्ड टू डाई ऑफ द डिजीज, समझे ना। डायग्नोसिस होता था और लोग 2 साल 1 साल के अंदर मर जाते थे। बट आज क्या है कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी इंक्रीज कर गया है, इसलिए वो दिखने लगा है समाज में। आज आप देखिए जमशेदपुर के अंदर 8 डायलिसिस सेंटर चल रहे हैं, 8 डायलिसिस सेंटर। तो कितना मतलब कि इंक्रीज किया है किडनी डिजीज। तो उसका मेन जो रिस्क फैक्टर है ना वो हाइपरटेंशन, मेजर रिस्क फैक्टर इज हाइपरटेंशन। सेकंड में आपको डायबिटीज आता है, और ये दोनों ही बीमारियां जो है ना हैंड इन हैंड चलती है। ऐसा नहीं होगा कि किसी को डायबिटीज होकर के रह जाएगा, कुछ साल बाद जो बंदा डायबिटिक है वो हाइपरटेंसिव हो जाएगा, और जो हाइपरटेंसिव है उसको कुछ साल बाद डायबिटीज डेवलप हो जाएगा। और ये दोनों ही क्या कराते हैं, नेफ्रोपैथी कराते हैं, किडनी डैमेज कराएंगे, तो इनका कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाता है। उसके बाद ब्रोंकियल अस्थमा पे अगर हम लोग आए तो ये हम लोग सब जानते हैं कि सांस का बीमारी है ना। और क्या होता है, इसका ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। जैसे एक नॉर्मल एयरवे आप देखेंगे तो ब्लड वेसल्स है, म्यूकस लाइनिंग है, स्मूथ मसल्स है, और एक एयरवे बीच में दिख रहा है। बट जैसे ही अस्थमा का अटैक आएगा पर्सन को, सीवियर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, स्वेलिंग, एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन होगा, और जो डायमीटर है ल्यूमेन का बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। और उसके कारण क्या होगा कि ऑक्सीजन उसका डिलीवरी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक्यूट अटैक में अगर कोई पर्सन नॉन एस्थमेटिक है, स्कूल में भी आपका फॉर्म आप लोग भरवाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, हेल्थ चेकअप हर बच्चे का पहले कराना चाहिए, और अगर कुछ उसका मेडिकल हिस्ट्री है तो उस हिसाब से स्कूल में उसका अरेंजमेंट होना चाहिए, ताकि अगर एक्यूट अटैक इसको आए तो हम क्या करें। तो आपको कुछ नहीं, कम से कम एस्थेलिन जो ब्रोंकोडाइलेटर है और बुडेसोलाइन, इसका 2 कार्ट्रिज आपके पास स्कूल में हमेशा होना चाहिए। और आप लोग सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जब आप अपना फर्स्ट एड किट बनाते हैं
उसमें सैवलॉन रखते हैं, कुछ पेन मेडिसिन रखते हैं, है ना। तो उसमें इस चीज़ को आप लोग इंक्लूड कर लीजिए कि एस्थलीन का इन्हेलर और बूडेकॉर्ड का इन्हेलर मंगवा करके आप रखिए। उससे क्या होगा कि आप ये इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस है इसको आप रेस्ट्रिक्ट कर पाएंगे। अक्यूट अटैक में थोड़ा भी डायलेशन अगर होगा ना तो एयर जो है बहुत अच्छा से एंटर कर पाएगा और जो बच्चा है उसको बहुत रिलीफ होगा। सेकेंड थिंग, वार्निंग साइंस क्या है? जैसे बच्चा को आप देखिएगा ना जनरली अर्ली मॉर्निंग ये अटैक आता है, तो रात से ही अगर उसको हेडेक हो रहा है, स्नफी नोज हो रहा है, सोर थ्रोट हो रहा है ना, सांस ले रहा है, सो रहा है, फिर उठ जा रहा है इरिटेबल हो गया, इसका मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्रेन को क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसका स्लीप इंटरप्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो उसी टाइम में आपको अलर्ट हो जाना है कि मॉर्निंग में हो सकता है इसको क्या होगा, अटैक आएगा। तो आपके पास पहले से ही या तो मेडिसिन होनी चाहिए, और अगर ऐसे बच्चे आपको हैं जानकारी में तो प्रोमोट द पेरेंट टू बाय अ नेबुलाइजर एट देयर होम। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो इन्हेलर होता है ना वो सिंक्रोनाइज ले पाना छोटे बच्चे के लिए या बहुत ओल्ड पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है। हम खुद नानी को देखे हैं, जैसे वो इन्हेलर मारती थी ना, वो नाक से निकल है, वो टान ही ना पाए, क्योंकि जिस टाइम में आप मार रहे हैं ना आपको इंस्पिरेशन को सिंक्रोनाइज करना है, कस के इनहेल करना है, तब वो क्या होगा, डिलीवर होगा आपका एल्वियोलाई, जो कि बहुत मुश्किल है। बट नेबुलाइजेशन में क्या है, कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं चाहिए, लगा हुआ है, आ रहा है वेपर और आप अपना उसी में सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, तो क्या होगा, बहुत अच्छा चांसेस है कि डिलीवरी हो जाएगा ड्रग का। तो इसीलिए वैसे पेशेंट्स के पास घर में नेबुलाइजर और स्कूल्स में कम से कम इन्हेलर। अच्छा, आजकल इन्हेलर में भी एक बहुत अच्छा वर्जन आ गया है जिसको हम लोग सिंक्रो ब्रीथ बोलते हैं। सिंक्रो ब्रीथ में क्या है ना कि जब आप कस के टानेंगे ना तो ही ड्रग डिलीवर होगा, उसमें कोई दबाने का सिस्टम नहीं है, ठीक है। डीप इंस्पिरेशन किया, दवा कट से आवाज एक करता है मशीन में, डिलीवर हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंक्रो ब्रीथ मैकेनिज्म बहुत छोटे बच्चों के लिए और ओल्ड एज पर्सन के लिए ही बनाई गई, ताकि वो जब टाने तब क्या हो, दवा डिलीवर हो जाए। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं चाहिए इंस्पिरेशन का और फायर का। वो पाउडर वाला है, तो पाउडर वाला आप रोटेट करते हैं, उसको रोटाहेलर बोलते हैं। आपने रोटेट किया, ड्रग आ गया और फिर आप उसको इनहेल करते हो तो फिर ड्रग जो है डिलीवर अंदर चला जाएगा। तो सिम्टम्स आपको आना शुरू हो जाएगा, चेस्ट टाइटनेस का, कफिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड स्लीपिंग प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग फ्रॉम ब्रीदिंग इश्यूज। और एक विस्लिंग साउंड सुनाई देता है, जैसे आप खुद जानते हैं कोई मोटा ट्यूब से अगर आप फूकोगे तो उतना अच्छा आवाज नहीं है, बट अगर पतला पाइप से फूकोगे तो एक विसिल का साउंड सुनाई देता है, उसी को हम लोग व्हीज बोलते हैं। दैट इज अ विस्लिंग साउंड कमिंग फ्रॉम द चेस्ट व्हाइल एक्सहेलिंग, ठीक है। So what are the best treatment options for asthma? Obviously the inhalers and nebulizers, they are the best treatment options for asthma. COPD क्या है? Chronic obstructive pulmonary disease। ये जनरली ओल्ड एज पर्सन्स को होता है या यंग एडल्ट्स को भी हो सकता है अगर वो किसी तरह का एलर्जन को एक्सपोज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए सिलिका फैक्ट्री में या माइनिंग फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, किसी को एस्बेस्टस फैक्ट्री में एस्बेस्टोसिस हो जाता है, जहाँ पे गिट्टी माइनिंग होता है, देखेंगे बहुत क्रशर का डस्ट एक उड़ रहा होता है, तो उसके कारण उसको क्या होता है, सिलिकोसिस होता है। तो उन लोगों को सीओपीडी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बचपन से इनको ऐसा कुछ नहीं था, बट ड्यू टू एनवायरमेंटल एक्सपोजर ऑफ स्मोक और कार्बन डाइऑक्साइड ये डेवलप होता है। कुछ लोगों में देखा गया है कि अर्ली ऑन नहीं रहता है, बट जेनेटिक होता है, क्योंकि उनके फादर को भी था, ग्रैंडफादर को भी था। तो एज होने के बाद उनका जो एल्वियोलाई है वो उतना अच्छा एक्सपैंड नहीं करता है और ब्रोंकस जो है फैलता नहीं है बहुत अच्छा से, ब्रोंक्यूल्स। तो क्या होने लगता है, यहाँ पे एक इन्फ्लेमेशन और म्यूकस प्लगिंग होना शुरू हो जाता है। तो ये तो आपका जीन्स को अगर आप छोड़ दें तो ये दोनों तो हम लोग प्रिवेंट कर ही सकते हैं कि जितना पॉल्यूशन का लेवल एनवायरनमेंट में कम होगा उतना बेनिफिशियल है हमारे लिए। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सीओपीडी? स्मोकिंग, एयर पॉल्यूटेंट्स एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। सिम्पटम्स क्या होगा? क्रॉनिक कफ, फटीग, डिस्पनिया, डिस्पनिया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एंड प्रोडक्शन ऑफ एक्सेसिव म्यूकस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा ये दो मेन वैरायटी होता है इसमें। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में ज्यादा इन्फ्लेमेशन और म्यूकस प्रोडक्शन होता है, वेयर एज इन एम्फाइसीमा वी सी दैट द एल्वियोलस, उसका मेम्ब्रेन का डीजेनरेशन होता है। सो मैनेजमेंट हम लोगों के पास स्टेज के हिसाब से है। आप अगर देखेंगे तो स्टेज 1 में आपको उसका मोबिलिटी इंक्रीज करना है, डाइट प्लान मॉडिफिकेशन करना है, और जो ट्रिगर्स हैं जैसे आइडेंटिफाई होता है। जैसे कुछ लोग गांव से आते हैं ना, वो बोलते हैं कि जब दौनी होता है ना तभी मेरा सांस खुलता है। दौनी जानते हैं आप?
जिस टाइम थ्रशिंग करते हैं, तो उस टाइम में ही मेरा ज़्यादा प्रॉब्लम डैंडर की वजह से है ना। और इसलिए आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को अगर आप मास्क यूज पे आप ये कर लें कि हाँ आप मास्क रेगुलर लगाइए, तो उनको बहुत बेनिफिट होगा इससे। तो रेगुलर यूज ऑफ मास्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स। सो स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम में मिलना है, जैसे भी करके रिहैबिलिटेशन के लिए ट्राई करना है। और पेशेंट्स को अक्सर आप देखिएगा कि सिर्फ मेडिसिन पे फोकस करते हैं बहुत, तो मेडिसिन के अलावा जो चीज़ें हैं ना उस पर भी उनको ध्यान देना होगा। जैसे ब्रीदिंग का एक्सरसाइज के लिए एक मशीन भी आता है, देखे होंगे आप, उसमें बॉल रहता है, फूकना होता है, फूकिए फिर पलट करके उसको टानिए, तो उससे क्या होता है लंग्स का एक्सरसाइज हो रहा है। आप बेड पे पड़े हुए हैं फिर भी आपका लंग का एक्सरसाइज हो रहा है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को भी हम लोगों को प्रोमोट करें। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर प्रेजेंटेशन, दैट इज कैंसर। तो कैंसर हम लोग सब जानते हैं कि क्या है, अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल। क्योंकि डिवीजन तो एनी टाइम हो रहा है, बोला जाता है कि आफ्टर एवरी 3 months वी हैव अ न्यू बॉडी। हर एक सेल क्या होता है, रिप्लेस होता है डिवाइड हो करके, और रिप्लेस हो जाता है, पुराने वियर एंड टियर किए हुए सेल क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं बॉडी से। मगर अगर ये सेल का डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाए, है ना, तो ये क्या हो जाता है, कैंसरस। तो ये वर्ड जो है ना एक्चुअली ग्रीक माइथोलॉजी से आया है, जिसका मीनिंग होता है क्रैब, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कि कैंसर का जो लोगो है उसको आप देखिएगा, एक क्रैब है और उस पे चाकू ऐसे मारा हुआ है ना। सो दीज आर द नॉर्मल सेल्स, है ना। और कैंसरस सेल्स में क्या होगा, देखिए मेनी सेल्स दैट कंटिन्यू टू ग्रो एंड डिवाइड, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे एक नॉर्मल सेल पहले डिवाइड किया, फिर क्या होता है, दिस इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस पहले होता है ना। उसके बाद क्या होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है, पहले कार्योकाइनेसिस हुआ, देन कम्स साइटोकाइनेसिस, उसके बाद फिर ग्रोथ होता है ना, ग्रो करता है सेल, साइटोप्लाज्म का साइज बड़ा हो जाता है, न्यूक्लियस उसके मुकाबले छोटा हो जाता है, फिर देन नेक्स्ट फेज में जब है फिर से कार्योकाइनेसिस होता है, फिर से साइटोकाइनेसिस। बट कैंसर सेल में क्या होगा कि बहुत फास्ट डिवीजन होने के कारण साइटोप्लाज्म को ग्रो करने का टाइम नहीं मिलता है, सेल फटाफट डिवाइड करेगा। तो ऐसे सेल्स में जब हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो N/C रेशियो जो है, यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो, वो ऑल्टर्ड होता है, ठीक है। सो द रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ मैन एंड वुमेन, अगर आप देखोगे तो कुछ मैंने बताया जैसे शुरू में कि ऑर्गन डिपेंडेंट भी है ना। कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट सिर्फ मेल में देखने को मिलेगा आपको, और कार्सिनोमा सर्विक्स आपको सिर्फ फीमेल में मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आपका देखेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कोलोन कैंसर, जो कोलोरेक्टल कैंसर होता है, वो चूंकि डाइट पैटर्न आपका गड़बड़ होने के कारण होता है, तो मेल में ज्यादा देखने को मिलता है। कार्सिनोमा ऑफ जीआई ट्रैक्ट, है ना, वो ज्यादा मेल प्रिडोमिनेंट है। और कार्सिनोमा ऑफ ओवेरी हो गया, यूट्राइन कैंसर हो गया, चूंकि फीमेल में ही है तो वो फीमेल में ज्यादा देखने को मिलता है। सिम्टम्स क्या है, जैसे मान लीजिए जो ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है ना, सिम्टम उसके हिसाब से आएगा। जैसे मान लीजिए किसी को बहुत कफ हो रहा है, ऑब्वियसली उसका लंग्स इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। तो कफिंग, अनएक्सप्लेन्ड ब्रूजिंग, है ना, बोन पेन, एब्डोमिनल पेन, फ्रीक्वेंट मिक्टुरेशन, टायर्डनेस, तो ये सब भी क्या है, मतलब बहुत शॉर्ट सिम्टम्स नहीं है। और यही कारण है कि आपको इन्वेस्टिगेशंस कराना चाहिए। डोंट नेग्लेक्ट थिंग्स। अगर आपको लग रहा है कि ये बॉदर कर रहा है मेरे को, हफ्ता निकल गया, 10 दिन निकल गया, अभी तक ठीक नहीं हो रहा है, गेट योरसेल्फ इन्वेस्टिगेटेड। और कभी भी इन्वेस्टिगेशन में बैकफुट पे नहीं आना है, हमेशा फ्रंट फुट पे रहिए। डॉक्टर जितना बोले एकदम करा लेना है उस चीज़ को। और इनफैक्ट डॉक्टर को भी एक एटीट्यूड दिखाना है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई टेस्ट का जरूरत है तो आप बेटर लिख दीजिए मेरे को। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, डॉक्टर्स भी हेजिटेट करते हैं। मुझे खुद एक इंसिडेंट याद है, क्या हुआ, वाइफ भी मेरी लेक्चरर है कबीर पॉलिटेक्निक, तो उनका एक चांडिल में था वाइवा वाला, तो मैं गया था साथ में, तो वहाँ एक सर मिले। अब उनसे जान पहचान, रेपो बिल्डिंग हो गया। कुछ दिन क्या हुआ, उसके बाद मैं कांतिलाल गांधी हॉस्पिटल में था, मेडिका जो पहले बंद हो गया, तो वहाँ पे उनका भतीजा को अक्यूट एपिसोड ऑफ सिंकोप, मतलब खड़ा हुआ था, अचानक से बेहोश होकर गिर गया। तो ही केम देयर कि देखिए ना ऐसा ऐसा हो गया, और अभी ये आया है अपना कॉलेज से, NIT से कहीं से, तो क्या करना है। मैंने देखा देखो चाइल्ड वाज फाइन, मतलब कुछ भी नहीं था, वाइटल ठीक ठाक था, बट फिर भी मेरे को लगा कि हो सकता है कि ये सिंकोप नहीं सीजर हो। सीजर में क्या होगा, एबनॉर्मल एक्टिविटी होता है ब्रेन में, कुछ ना कुछ होगा तभी सीजर आएगा। तो मुझे बहुत हेजिटेट कर रहा था मैं, क्योंकि 2500 रुपया तो लगेगा उसको कराने में, CT स्कैन है ना। बट फिर भी मैंने बोला कि सर देखो ऐसा है ना कि अगर आप करा लोगे ना CT, इट वुड बी बेटर। तो सर भी वेल स्टडीड पर्सन बोले नहीं एकदम, अगर आपको लग रहा है यू गो फॉर इट। तो
तो हमने उसका सीटी स्कैन कराया एंड बिलीव मी उसको न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस था। उसका ब्रेन में कभी वॉर्म चढ़ा होगा और वो जाके वहाँ कैल्सीफाइड हो गया। अब जो है कैल्सिफिकेशन का साइज बढ़ा तो उसको प्रेशर हुआ, प्रेशर के कारण उसको सीजर आया। अब अगर ये सीटी में नहीं कराता तो दैट वुड हैव गॉन अनडायग्नोज्ड। और एपिलेप्सी ऐसा कंडीशन है, अचानक से आता है, कोई बाइक चला रहा आ जाएगा, तो कहीं खड़ा हुआ है हाइट में वहाँ आ जाएगा, गिर जाएगा, तो बहुत डेंजरस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। तो इसीलिए बहुत बार हम लोग भी जो है ना, जान पहचान होने की वजह से क्या होता है कि लगता है कि पता नहीं इनका खर्चा हो जाएगा, और फिर कुछ नहीं जब निकलता है तब और क्या होता है, एक अंदर से लगता है कि पेशेंट भी बोल देता है हम लोग, अरे डॉक्टर साहब 2500 का टेस्ट करा दिए, कुछ निकला भी नहीं, है ना। तो हम तो बोल देते हैं, निकल जाता तो आप खुश हो जाते हैं, पैसा वेस्ट हो गया। बट हम लोग क्यों पैसा वेस्ट समझते हैं ना, इसमें डॉक्टर्स की भी गलती है। डॉक्टर्स की क्या गलती है, डॉक्टर्स पुराना रिपोर्ट को ऐसे साइड करते हैं, पुराना हटाइए, पुराना हटाइए। अरे क्यों पुराना हटाइए, 2016 का कोई रिपोर्ट है तो वो बता रहा है कि 2016 में मेरा बॉडी में क्या हालत था, लीवर कैसा था, किडनी कैसा था, शुगर कैसा था, हीमोग्लोबिन क्या था 2/3। मेरे हिसाब से आपका फाइल ब्लड इन्वेस्टिगेशन का अलग होना चाहिए, और इनफैक्ट 3-4 साल में वो फाइल चेंज किया कीजिए और उसमें लेवल मार करके उसको रखिए। इट इज़ अ काइंड ऑफ रिकॉर्ड। और मैं तो देखता हूँ पेशेंट्स का, मंगा के देखता हूँ पुराना फाइल, ताकि पता चले कि पहले इसका कैसा हालत था ना, कितना चेंजेस आया है पहले से, अब क्या चेंजेस आ रहे हैं, तभी आप क्या कर पाओगे, उसको कंपेयर कर पाओगे। तो सर्टिफिकेट के जैसा रखना चाहिए। जैसे हम लोग अपना, मान लीजिए आप 12th पास कर गए तो 10th का फेंक देंगे क्या, नहीं ना, ऑब्वियसली। तो ऐसा नहीं है कि एक सीबीसी नया करा लिए तो पुराना सीबीसी अब फेंक दो, नहीं, वो आप रखिए ताकि आप उसको कंपेयर कर सकते। सो कैंसर, व्हाई अर्ली डायग्नोसिस इज इंपॉर्टेंट, वी ऑल नो दैट जितना जल्दी डायग्नोज करेंगे उतना कम फैला हुआ मिलेगा हमको कैंसर, है ना। और दो मेन वैरायटी होता है कैंसर में, देखिए, एक बेनाइन होता है, एक मालिग्नेंट होता है। बेनाइन हम लोग उसको बोलते हैं जो अपना जगह चेंज नहीं करता है, जहां है ऑलमोस्ट वहीं रहेगा, बढ़ेगा, बट इट विल नॉट मेटास्टेसाइज। और अगर वो मेटास्टेसाइज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो मालिग्नेंट फैल जाएगा। So treatment is more likely to be successful, increases the chance of survival. Early diagnosis of bowel cancer. More than 9 out of the 10 bowel cancer patients survive the disease for at least 5 years. बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो भी होगा ना, तो अगर आप अर्ली डायग्नोज कर लेंगे तो सोचिए 9 आदमी 5 साल जी रहा है। मैं आपको बहुत क्लोजली मैं बता सकता हूँ, आईसीयू में हम लोग देखे हैं, आप 5 साल बोल रहे हैं पेशेंट को, अगर आप एक दिन भी बचा पाए ना तो बहुत बार वो बहुत डेट्रीमेंटल होता है अदर पर्सन के लिए कोप अप करने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी का बच्चा सऊदी में रह रहा है, ठीक है ना, उसको पता चला कि मेरे फादर को स्ट्रोक हो गया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है कि आइदर आई लेट हिम गो और आई पुट हिम ऑन वेंटिलेटर, ताकि उसका बेटा आके उसको एटलीस्ट देख ले, ठीक है। तो आई शुड गो फॉर अ प्रोसीजर इन विच कि एक दिन भी अगर उसका जान बच सकता है ना तो वो उसके लिए बेटर होता है। और पेशेंट्स जो है ना फिर उसके बाद उसको कोप अप कर पाते हैं, पेशेंट के अटेंडेंट्स कोप अप कर पाते हैं। इसीलिए अगर हम उसका ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग करते हैं तो पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। So early diagnosis of the breast cancer, almost all people survive the disease for at least 5 years. और अभी हम लोगों के पास जो ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, मतलब अगर स्टेज 3 में भी किसी का डायग्नोज होता है ना तो इतना अच्छा कीमो, रेडियो और सर्जरी अवेलेबल है कि हम लोग पेशेंट को नॉर्मल लाइफ तक पहुंचा सकते हैं। बट स्टेज 4 जहाँ पे वो अदर ऑर्गन्स में मेटास्टेसाइज कर जाता है, जैसे रीढ़ की हड्डी में चला गया, लंग में चला गया, लीवर में चला गया, अब आप क्या करिएगा, अब आप प्राइमरी लीजन रिमूव भी कर दीजिएगा तो वो जो दूसरा जगह गया है वो उसका जान ले लेगा। इसीलिए हम लोगों को जितना अर्ली हम लोग डायग्नोज कर पाए उतना अच्छा होता है। सो बीइंग हेल्दी इज एज इजी एज ABCDE, है ना। अवॉइड अल्कोहल, ठीक है ना, बी फिजिकली एक्टिव, कट डाउन ऑन सॉल्ट एंड शुगर, डोंट यूज टोबैको प्रोडक्ट्स एंड ईट प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो ये इतना अच्छा एक्रोनिम हम लोगों को WHO ने दिया है ना, तो इसको हम लोग याद रखें और जितना हो सके हेल्दी लिविंग की तरफ जाएं। विद दिस आई एंड माय सेशन। और हम अब नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन है उसके बारे में हम थोड़ा आपको ब्रीफ करते हैं। इट वुड बी बाय 2 ऑफ आवर MBBS स्टूडेंट्स फ्रॉम MGM, और वो लोग आपको नीट का कैसे मतलब प्रिपरेशन कराना है, बच्चों को कैसे मोटिवेट कराना है, उस पर वो लोग फोकस करेंगे। और आप खुद जानते हैं वो लोग आपको परसेंटेज वगैरह शेयर करेंगे। बायो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बायोलॉजिकल साइंसेज की तरफ जाना चाहते हैं तो बायो आपका कोर है। आज भी आप देखिए नीट में आपको 50% बायो पे डिपेंडेंट,
तो अगर 11th-12th में भी अगर हम लोगों के स्टूडेंट बायो बहुत अच्छा से कंप्लीट कर लेते हैं, तो अगर एक साल भी अगर वो ड्रॉप लेंगे ना, तो वो अपना बायो मेंटेन कर ले और फिजिक्स केमिस्ट्री पे और मेहनत कर ले, तो सिलेक्शन रेशियो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और आज हम लोग इस चीज़ को बहुत अफसोस हम लोगों को लगता है, क्योंकि जमशेदपुर का हमने ट्रेंड देखा है। मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन फेज IIT और JEE वालों के साथ पढ़ा, क्योंकि कोई टीचर ऐसा नहीं था ना जो अलग से बायो का बैच चलाता हो। लोग ही नहीं है, स्टूडेंट ही नहीं है। आज स्टूडेंट्स का इंक्लिनेशन बायोलॉजिकल साइंसेस की तरफ घटता जा रहा है दिन पर दिन। उनको लगता है ये नीट है और वो भी इतना डिफिकल्ट, नहीं क्वालिफाई किए तो क्या होगा, और क्वालिफाई करने का चांसेस कम है। और हम लोगों के पास बिलीव मी टैलेंट का कमी नहीं है। अभी एक डेटा वो आपको शेयर करेगी कि अगर हम कंपेयर करते हैं अदर स्टेट से, तो क्वालिफाई हमारे बच्चे भी कर रहे हैं। बट आप जब देखोगे तो कर्नाटका से 1,15,000 लोग अपीयरिंग है, केरला से 1,21,000 लोग अपीयरिंग है, हमारे यहाँ से पूरे झारखंड से 18,000 अपीयरिंग कैंडिडेट्स। आप बताइए आप कैसे डील करोगे आप इस चीज़? आप लोग ही कम है ट्राई करने वाले। और परसेंटेज सिलेक्शन आप देखोगे अगर, तो 60% झारखंड के बच्चे क्वालिफाई किए, 63% कर्नाटका की किए, 66% केरला। तो वेरी नियर टू, ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत फार डिफरेंस है कि हमारे यहाँ का जो भी दे रहा है वो पीछे रह जा रहा है। तो ये प्रूव करता है कि IQ का कोई इशू ही नहीं है। नंबर ऑफ पीपल बहुत कम है जो बायोलॉजिकल साइंसेस की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। उनको ऐसा लगता है ये बहुत लंबा फील्ड है, एक तो तैयारी करो, फिर 6 साल पढ़ो, फिर स्पेशलाइज करो। तो इसको हमने खुद से कॉम्प्लिकेटेड एक लुक दे दिया है कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और अगर हम लोग थोड़ा सा एफर्ट साथ में लगाएगा, तो मेरा एक विजन है कि जमशेदपुर से 100 सिलेक्शंस कम से कम चाहिए, जो कि बहुत बड़ा विजन नहीं है मैम। आप देखिए हम लोग पास 50 अच्छे स्कूल्स हैं। आज आप देखिए मैंने इतना शॉर्ट नोटिस पे दिया इन्विटेशन, हमको हिलटॉप स्कूल से लेकर के जेवियर तक के लोग आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। 2 अदर कॉर्नर्स ऑफ जमशेदपुर, एक उस तरफ है एकदम और एक उस तरफ है, ठीक है ना। तो इतना एफर्ट लगा रहे हैं, आप लोग एफर्ट लगाए, टाइम निकाले, है ना, संडे भी नहीं है फिर भी आप लोग आए। तो हम लोग सब चाह रहे हैं कि ये चीज़ हो। और अगर हर स्कूल से भी 2 बच्चा सिलेक्ट हो जाए, 2 बच्चा बस, जो 2 टॉपर ही होगा आपके बैच का, 2 बैच का, वो भी सिलेक्ट हो जाए तो 100 सिलेक्शन पहुंच जाएगा। बट हम लोग अभी बिलीव मी, जमशेदपुर से मैंने एक डेटा एनालाइज किया, तो हर साल मतलब कि अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस का ऐड कर देते हैं ना, तो 50 स्टूडेंट पहुंचते, और अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस का हम सिर्फ देखें तो 30 to 35 स्टूडेंट जस्ट। तो इतना लो सिलेक्शन रेशियो है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं? सो आई विल नाउ इनवाइट, नैना है उधर, काशिफ बोलो। मॉम